हेलो एवरीवन, आई एम श्रितेश पटेल एंड ये साल मेरी 746 रैंक आई है। ये मेरा फिफ्थ अटेम्प्ट था। फिफ्थ मेंस भी था। मैं प्रीलिम्स हर बार क्वालिफाई किया हूँ और प्रीलिम्स मैंने हर बार क्वालिफाई किया है, बट मेंस में मैं अटक रहा था, मेनली बिकॉज ऑफ ऑप्शनल एंड ऐसे। तो मैंने मेंस पे काम किया इस साल और इस बार मेरी 746 रैंक आई है। तो फर्स्टली सेशन के लिए फर्स्टली आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा और उसके बाद थोड़ा सा यूपीएससी के जर्नी के बारे में बताऊंगा। एंड देन जो रेगुलर क्वेश्चन रहते हैं, जो सबको डाउट रहते हैं, वो बताऊंगा और फिर आप कमेंट में जो भी डाउट पूछेंगे उसके सॉल्व आंसर बताऊंगा। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट। फर्स्टली मैं श्रितेश पटेल, मैंने ग्रेजुएशन आईसीटी मुंबई इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई से किया है और मैं 2019 का पास आउट हूँ। उसके बाद मैंने 3 साल जॉब किया और जॉब करते वक्त ही मैंने अटेम्प्ट दिया और और मेरा प्रीलिम्स निकल रहा था क्योंकि मेरा एमसीक्यू माइंडसेट वैसे डेवलप था बचपन से ही, इसकी वजह से। एंड मैं प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो की थी प्रीलिम्स के लिए, बट टाइम के पॉसिटी की वजह से मैं मेंस में अटक रहा था। तो ये मेरी जर्नी थी और यूपीएससी जर्नी में अप्स एंड डाउन्स तो सभी को पता है, वो रहते ही है। एंड मुझे मेरे भी थे। मैंने भी प्रीलिम्स होने के बाद मेंस नहीं होता तब डाउट आने लगता है, सेल्फ डाउट होता है कि क्यों नहीं हो रहा, क्या करना चाहिए। ये चीजें तो रेगुलर रहती है, बट धीरे धीरे आपको आपके मार्कशीट में इम्प्रूवमेंट दिख रही है कि नहीं, वो आपने नोटिस करना है और आगे बढ़ना है। मैं भी वही किया और इस साल बाय गॉड ग्रेस मेरी रैंक आ गई है 746। एंड इन फ्यूचर ऑल्सो आई विल ट्राई वन मोर अटेम्प्ट फॉर आईएएस, बट आई थिंक आई विल गेट आईआरएस। मैं ओबीसी से हूँ इसलिए। और अभी स्ट्रेटेजी के बारे में बताए थे। फर्स्टली आई विल डिस्कस प्रीलिम स्ट्रेटेजी। प्रीलिम्स के लिए एक बेसिक सेट ऑफ बुक्स है जो हर टॉपर बताते हैं। जैसे कि पॉलिटी के लिए मैं एक बुकलेट बता देता हूँ, उसके बाद अपन प्रीलिम्स का देखेंगे कैसे करना है। फर्स्टली पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, एनवायरनमेंट के लिए आपको पीटी 365 यूज करना है और स्टैटिक के लिए कोई भी शंकर आइस का एक बेसिक बुक और कोई भी क्लासेस के नोट्स। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मैं सिर्फ करंट अफेयर्स किया था, पीटी 365 विजन का। उसके बाद ज्योग्राफी के लिए 11th एंड 12th की एनसीईआरटी, मोस्टली 11th की, और जीसी लियोंग एक ऐप भले ऑडिशन के लिए यूज करना है। और मिडिवल एंशियंट हिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी ऑलरेडी आपको पता है जो भी यूज करने हैं, अर्जुन देव वगैरह। नहीं तो आप तमिलनाडु बोर्ड की 11th और 12th की यूज कर सकते हैं। मैंने तो पर्सनली यूज नहीं किया था क्योंकि मेरा एंशिएंट और मिडिवल के लिए टाइम नहीं था मुझे और मुझे पसंद नहीं आता था। तो मैं एक ओनली आइस करके क्लास है, उसका उड़ान करके आता है प्रीलिम्स के लिए, वो यूज किया था। और इकोनॉमी के लिए मैंने संजीव वर्मा यूज किया था। तो ये सारी चीजें हैं प्रीलिम्स के लिए, ये बुक लिस्ट है। और मेनली ये प्रीलिम्स के लिए आप 3 से 4 महीने, एग्जाम के 3 से 4 महीने पहले स्टार्ट करना चाहिए आपने पढ़ना। पहले बेसिक बुक्स कर लिया आपने, फर्स्ट 1 to 2 मंथ में वो आपके बेसिक बुक की रिवीजन हो जानी चाहिए। उसके बाद आपने टेस्ट सीरीज सॉल्व करना चाहिए। मैं विजन की करता था, 1 to 35 टेस्ट आते हैं लगभग, और सारे सॉल्व करता था और उसके सॉल्यूशन भी डिटेल्ड वो पढ़ता था और उसको हाईलाइट करके वही रिवाइज करता था लास्ट में। थर्डली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पीवाईक्यू फॉर प्रीलिम्स। कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो और कोई भी सिलेबस और सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसके पहले आपको ये करना, पीवाईक्यू देखने चाहिए और उसके बाद आपने पढ़ना शुरू करना चाहिए। इस हिसाब से आपको ये समझेगा कि आप जो पढ़ रहे हो, व्हाट यू आर रेडी, इट्स वो रिलेवेंट है क्या नहीं एग्जाम के हिसाब से, वो आपको समझेगा। तो प्रीलिम्स के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है। और लास्ट के मंथ में आपने पीवाईक्यू जो ऑलरेडी पढ़ के रखा है उसकी रिवीजन और ये सारी चीजें करनी चाहिए। जैसे कि अभी लास्ट वीक है, इस लास्ट वीक में आपने जो मेन मेन जो टॉपिक है वो पढ़ने। फिर आपको जो चीजें याद नहीं रह रही, जैसे कि नेशनल पार्क,
और मिलिट्री एक्सरसाइज, ये चीज़ें आपको करनी है। फिर जो पीवाईक्यू आपने देखे हैं उसको वापस एक बार रिवाइज करना है। जो आपने टेस्ट सीरीज सॉल्व किए उसके सॉल्यूशन में जो जो आपने सिली मिस्टेक किए वो देखने हैं। ये सारी चीज़ें करनी है। सॉरी, मैंने मेरा इंट्रोडक्शन प्रॉपर नहीं दिया। मैं श्रितेश पटेल, आई एम फ्रॉम धुले डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड मैं ग्रेजुएशन आईसीटी मुंबई से किया है और मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है। ये प्रीलिम्स के लिए हो गया और प्रीलिम्स के हिसाब से कुछ डाउट हो गया तो मैं वो अभी सॉल्व कर देता हूँ। एनी ऑफ यू हैव अ डाउट, कुछ पूछ सकते हो। ये प्रीलिम्स का जीएस 1 के स्ट्रेटेजी हो गए। और सीसेट के लिए मोस्टली मैं तो सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करता था। 2013 से लेके तो 2023 तक को आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। और मैं पीवाईक्यू के फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टेस्ट सीरीज की क्वालिटी, क्वेश्चन की क्वालिटी मैच नहीं कर पाती है यूपीएससी के क्वालिटी से। और मोस्टली फॉर सीसेट बिकॉज जो पैसेजेस आते हैं, कॉम्प्रहेंशन आते हैं, उनकी लैंग्वेज और मेन टेस्ट सीरीज की लैंग्वेज डिफरेंट रहती है और जो आंसर की भी रहती है वो डिफरेंट रहती है। इसलिए आप पीवाईक्यू पे बिलीव करो और उसी की प्रैक्टिस करो। और आपको जो वीक लग रहा है जैसे कि रीजनिंग में और कॉम्प्रेशन में जो भी वीकनेस लग रही है तो आप उसके लिए कोई भी क्लासेस जो चलते हैं मार्केट में वो कर सकते हो। नहीं तो यूट्यूब पे लाइव सेशन रहते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल वीडियो रहते हैं, वो कर सकते हैं। नहीं नहीं तो जो भी आपका फ्रेंड है, जो भी टॉपर है, उनकी हेल्प ले सकते हो। सीसेट के लिए ये कर सकते हो। और प्रीलिम्स के लिए मैं ये बोलूंगा कि प्रीलिम्स इज अ गेम ऑफ 3 C's। एक कॉमन सेंस, कॉन्फिडेंस और एक कंसाइजनेस ऑफ योर मटेरियल्स। ये तीनों चीजें मैं तो फॉलो करता था। और अपने कॉन्फिडेंस, एग्जाम के टाइम पे आपको कॉन्फिडेंस, खुद पे बिलीव चाहिए कि आई कैन डू इट। क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं, उनकी डिफिकल्टी वी कैन नॉट प्रेडिक्ट। बट अगर पेपर डिफिकल्ट आया तो आपको उधर ही एडजस्ट करना है, उसी हिसाब से आपको अटेम्प्ट भी करने हैं। तो ये सारी चीजें रहती हैं। और सेकंड चीज, कॉमन सेंस। कॉमन सेंस क्योंकि बहुत टाइम जो एलिमिनेशन ट्रिक बोलते हैं सब लोग, वो एक नथिंग बट इट्स अ कॉमन सेंस ओनली। उसको आपको अ, अ, जो फ्यू, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि कुछ क्वेश्चन में नॉट, ओनली, डेफिनेटली ऐसे वर्ड यूज होते हैं। तो वो आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें हमेशा राइट नहीं हो सकती है, तो वो रॉन्ग पकड़नी चाहिए। तो इस हिसाब से एलिमिनेशन टेक्निक, थोड़ा सा कॉमन सेंस, ये चीजें यूज कर सकते हैं। और अभी किसने पूछा है कि पॉलिटी रीड करते वक्त जो आप पढ़ रहे हो वो भूलना आपको लग रहा है कि आप भूल जाते हो जल्दी। तो इसके लिए मैं ऐसा करता था कि फर्स्ट मैंने पॉलिटी लक्ष्मीकांत जो बुक बताई, मैंने उसको 4 to 5 टाइम्स रिवीजन की, जो जनवरी के पहले होनी चाहिए। उसके बाद जनवरी में वापस एक बार रिवीजन की और उसके बाद मैं सॉल्व करने लगा। उसके टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट जो रहते हैं वो सॉल्व किए। उससे क्या हुआ कि जो भी मेरे वीकनेस थे, जो भी मेरे गैप्स थे आप मेरे रीडिंग में, वो फील हो गए। क्योंकि उसके मैं मेरे मिस्टेक और उसके सॉल्यूशन पढ़ने के बाद मुझे समझ गया कि ये गैप्स है मेरे। मैं वापस गया, वापस वो चैप्टर पढ़ा जो वीक लग रहा था। इस हिसाब से मैं फिर वो मेरे माइंड में फिक्स बैठते रहा। तो ऐसी चीजें की। और उसके बाद मेरा अटेम्प्ट, प्रीलिम्स में मेरा अटेम्प्ट लगभग 85 to 90 रहता है। अगर पेपर इजी आया तो मैं 90 अटेम्प्ट करता हूँ और सिंपल आया तो 85 अटेम्प्ट करता हूँ। और सी सेट में मेरा 60 to 65 रहता है अटेम्प्ट। इस बार भी मेरा स्कोर प्रीलिम्स में 96 आया है और सी सेट में 124 आया है। तो आई थिंक इट्स अ गुड स्कोर। तो ये स्ट्रेटेजी मैंने तो सिंपल रखी थी, मैंने ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं किया था। कोई भी नई बुक उठानी नहीं है, जो ऑलरेडी रीड किया है उसको ही रिवाइज करना है। वन टॉपिक वन सोर्स जो सब बोलते हैं वो एक परफेक्ट बात है, उसको ही फॉलो करना है। क्योंकि मार्केट में हर दिन नए बुक्स आते हैं, वो आपको फॉलो नहीं करने हैं, क्योंकि मटेरियल तो अनलिमिटेड है। आपको एक फिक्स सोर्स पकड़ के उसकी बार बार रिवीजन करके आप आगे बढ़ोगे तो आपको डेफिनेटली याद भी रहेगा और वो मेंस में भी यूज कर सकते हो।
और अटेम्प्ट कैसे करना है। मैं प्रीलिम्स का पेपर अटेम्प्ट करते वक्त तीन थ्री टाइप का सॉल्व करता था। फर्स्टली मुझे जो डेफिनेटली आते हैं तो मैं उनको सॉल्व करता था, जिन पे मैं 100% श्योर हूँ। वो उनकी संख्या लगभग 30 से 40 रहती थी। उसके बाद जो दो ऑप्शन में मुझे डाउट है वो सॉल्व करता था, उसमें से वो और 30-40 ऐड हो जाते थे। और लास्ट में मैं थर्ड राउंड में जो मुझे बहुत सोचने के बाद आएंगे और जो क्वेश्चन टाइम ले रहे हैं वो सॉल्व करता था लास्ट केस में। लगभग वो 10 से 15 रहते थे, तो इस हिसाब से मेरे 85 to 90 अटेम्प्ट होता था। तो ये एक चीज है। और ये 3 स्टेप फॉर्मूला आपको, आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो ही आएगा, नहीं तो क्योंकि आपको बार बार ये चीजें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आप आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ पे किसने पूछा है कि इकोनॉमी के लिए क्या सोर्स है। मैंने इकोनॉमी के लिए संजीव वर्मा करके बुक आती है वो पढ़ी थी, और एक करंट अफेयर के लिए PT 365 पढ़ा था। ये दो चीजें मैंने डेफिनेटली पढ़ी थी, और मुझे लगता है इतना सफाइस होता है, कोई नई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं। और टेस्ट सीरीज में आपका नॉलेज बहुत और निखर के आता है, आपके गैप्स फिल हो जाते हैं। और अब थोड़ा सा यूपीएससी जर्नी और सिलेक्शन के बारे में। सिलेक्शन का जो इंसिडेंट था, मतलब जो 22 अप्रैल को बोल रहे थे कि प्रेडिक्शन तो चल रहा था कि 17 अप्रैल को लगेगा इंटरव्यू खत्म होने के बाद, फिर 19 अप्रैल को हुआ, फिर 21, फिर 22 अप्रैल को सब बोल रहे थे कि आज तो आ ही जाएगा। तो सुबह से चल रहा था ग्रुप पे कि अभी आएगा अभी आएगा। बट 1 बजे तक मैं बहुत कंटिन्यू मोबाइल पे यूपीएससी की वेबसाइट खोल के बैठा था, बट आ नहीं रहा था। तो मैंने छोड़ के, एक होप छोड़ के मैंने रख दिया मोबाइल, और मैं अभी थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ ऐसा सोचा। और मैं जस्ट थोड़ा सा रेस्ट करने लगा, और 5 मिनट में मेरे फ्रेंड का कॉल आया कि कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मैंने पहले उसको पूछा कि तूने बराबर लिस्ट देखी ना, क्योंकि फेक पीडीएफ भी उसी टाइम पे घूम रहे थे, तूने बराबर डाउनलोड किया ना। तो उसने बोला कि हाँ हाँ मैंने बराबर किया है, मैंने चेक किया है, तेरी 746 रैंक है। क्योंकि ये रैंक भले ही मुझे नीचे मिली है, और मैं आईआरएस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आईआरएस आईटी। बट रैंक मिलना भी एक बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, क्योंकि इतने सालों का स्ट्रगल था। और हम जैसे रिजल्ट के पहले बोलते रहते थे कि भले ही लास्ट की रैंक आ जाए पर आ जाए, तो वैसे हुआ मेरे साथ कि मेरी रैंक आ गई और मैं बहुत खुश था। मुझे कुछ ये पछतावा नहीं था कि लो रैंक आई या बड़ी रैंक आई। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। मेरे घर वाले भी बहुत हैप्पी थे, फैमिली भी बहुत हैप्पी थी। और अभी जो फेलिसिटेशन प्रोग्राम चल रहे हैं, जो मुझे रिस्पेक्ट मिल रही है, वो भी एक अलग खुशी है। तो मैं आपको सबको विश करूंगा कि आप भी अच्छे से पढ़ाई करो और इस साइड पे आ जाओ, ये बहुत अच्छी साइड है। और यस, मैं वापस एग्जाम दूंगा, किसी ने पूछा है, मैं दूंगा। इस साल मैं फाउंडेशन कोर्स जाऊंगा, लाबासना जो ड्रीम रहता है उधर जाऊंगा, और उसके बाद मैं ईओएल लेके अगले साल दूंगा। आई विल ट्राई वन मोर अटेम्प्ट ट्राइस। और प्रीलिम्स के लिए अब बातें चल रही थी, प्रीलिम्स का मैं कुछ कुछ चीजें भूल रहा हूँ, क्योंकि इतनी आदत नहीं है मुझे ये पॉडकास्ट की। तो प्रीलिम्स के लिए और कुछ चीजें मैं बोलूंगा कि आपने क्या ध्यान रखना चाहिए। प्रीलिम्स आप जो जो भी पढ़ रहे हो, ये, और आपको इसके नोट्स नहीं बनाने। आपने जो भी बुक पढ़ा है, आपने जो भी नोट्स पढ़े और बुक पढ़ा है, उसको हाईलाइट करो। उस पे आपको 2-3 टाइप के हाइलाइटर यूज करो। मतलब फर्स्ट रिवीजन के बाद आप ग्रीन हाइलाइटर से हाईलाइट कर सकते हो। उसके बाद सेकंड रिवीजन के बाद पिंक वाले इससे कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका जो कंटेंट है वो थोड़ी धीरे धीरे छोटा हो जा साइज में छोटा होते जाएगा, और आपको लास्ट में थोड़ा सा ही पढ़ने की जरूरत रहेगी, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। और मैं टेस्ट सीरीज के लिए भी यही फॉलो करता था। मैं टेस्ट सीरीज में जो मैंने सेक्शनल टेस्ट सॉल्व किए, उसके मैंने वो पूरा सॉल्यूशन पढ़ लिया। उसके बाद एक वापस रीडिंग करूंगा 1 हफ्ते बाद, तो उसमें मैं ग्रीन हाइलाइटर से हाईलाइट करूंगा। उसके बाद वापस
नेक्स्ट हफ्ते में मैं जो रिवाइज करूंगा तो मैं वापस पिंक से हाईलाइट करूंगा। तो प्रीलिम्स में ये चीजें करता था। रिवीजन की भी बहुत इंपॉर्टेंस है प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड एग्जाम है। तो आप चीजें भूलते रहते हैं, तो आपको रिवाइज करना चाहिए। तो मैं 7 डेज रहते हफ्ते में, तो मैं क्या करता था, मंडे टू सैटरडे तक पढ़ता था और संडे को फुल रिवीजन के लिए रखता था। ये हमारा टाइम टेबल रहता था। और डेली टाइम टेबल देखने जाए तो मेरा, मैं सुबह 6:30 के आसपास उठता था। 7:30 8 बजे तक मैं तैयार होके लाइब्रेरी पहुंच जाता था। 8 बजे से, 8 बजे से 1 बजे तक खाना, सॉरी पढ़ाई। उसके बाद 1 बजे खाना, 1 से 2, 2:30 बजे तक मैं ब्रेक लेता था। फिर 2:30 बजे से वापस 7 बजे तक पढ़ाई। फिर 7 से 9 बजे तक ब्रेक। मैं थोड़ा खेलने भी जाता था, 7 to 8 में खेलता था बैडमिंटन वगैरह। और 8 से 9 खाना, और 9 से वापस 11 बजे तक पढ़ता था। तो ये मेरा टाइम टेबल था। और ये डेफिनेटली हर दिन ऐसा टाइम टेबल थोड़ा सा फॉलो करने की कोशिश करता था। एग्जाम के 2 3 महीने तो डेफिनेटली ये फॉलो होता ही था, इससे ज्यादा भी हो सकता है, पर ये तो फॉलो होता था। और आपको एवरीडे ऑलमोस्ट 8 to 10 आवर्स देने हैं, जो सब बोलते हैं। उसमें से भी आपको एक फुल फोकस स्टडी के लिए आपको, आपकी जैसे बोलते हैं कि 7 to 8 आवर्स की आपको फुल डीप स्टडी होनी चाहिए, जिसमें आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं, जो भी टाइम पास वगैरह अपन करते हैं वो नहीं होना चाहिए। ये चीजें हैं प्रीलिम्स के लिए। अभी प्रीलिम्स के लिए मैं आपके सबके डाउट ले लेता हूँ। हाँ, एडिटोरियल पढ़ने का क्या आप, हाँ यस, एडिटोरियल पढ़ने के लिए मैं इनिशियली फर्स्ट 2 अटेम्प्ट में मुझे थोड़ा इंग्लिश का इशू आता था। तो मैं हिंदू पढ़ने में थोड़ा सा बहुत टाइम लग जाता था। तो मैं सुमित रेवरी सर का ओनली आईएएस पे एडिटोरियल सेशन आता था, वो पढ़ता था। अभी बहुत सारे क्लासेस डेली रिलीज करते हैं, जैसे कि वाजीराम करता है, फिर दृष्टि करता है, डेली न्यूज़पेपर का एनालिसिस आ जाता है। मैं वो एडिटोरियल एनालिसिस वो देखता था, क्योंकि मुझे टाइम बचाना था। पर लास्ट 2 ईयर से मैं हिंदू पढ़ रहा हूँ और उसका एडिटोरियल खुद पढ़ रहा हूँ। वो एक प्रैक्टिस के साथ आ जाता है। हाँ, यहाँ पे पूछा है कि अगर स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है तो कोचिंग के कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स का क्या होगा। तो अभी इसमें मैंने कोचिंग नहीं की है, इसकी वजह से मैं इसके बारे में बोल रहा था कि स्टैंडर्ड बुक यूज करनी चाहिए। अगर किसने कोचिंग की है, बट लक्ष्मीकांत आपको पढ़नी ही पड़ेगी पॉलिटी के लिए, क्योंकि वो मोर कॉम्प्रिहेंसिव, किसी भी कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, क्लास के नोट्स के, इफ यू कंपेयर विद देम। तो जैसे वैसे ही स्पेक्ट्रम का, बट एनवायरमेंट, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, ये और ज्योग्राफी, इनके लिए आप क्लासेस के नोट्स पे फुल्ली रिलाई कर सकते हो, क्योंकि ये इतने कॉम्प्रिहेंसिव कोई सी भी सोर्स में नहीं है। तो आप क्लासेस के नोट्स यूज किए तो भी बहुत बढ़िया है वो चीजें। और फिर आपको नया सोर्स उठाना नहीं है, ऐसा फोमो होने नहीं देना। एक फियर ऑफ मिसिंग आउट रहता है, जो होने नहीं देना है आपको, कि बाकी बच्चे ये बुक्स पढ़ रहे हैं, मैं सिर्फ मेरे क्लास के नोट्स पढ़ रहा हूँ, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपको जो आप पढ़ रहे हो वही काफी है, इस हिसाब, इस माइंडसेट से जाना है। और टेस्ट सीरीज लिखना है। और डेफिनेटली मैं तो बोलूंगा कि प्रीलिम्स के लिए आपको टेस्ट सीरीज लिखना मस्ट है, क्योंकि उससे आपको प्रैक्टिस भी होगी, उससे आपके नॉलेज के गैप भी फिल होंगे और आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। एंड थर्डली, आपको एक 2 घंटे बैठ के जो एमसीक्यू माइंडसेट रहता है वो डेवलप होगा। और ट्रिक, जो आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं, करने से पहले जो भी मिस्टेक करनी है वो आप टेस्ट सीरीज में ही कर लेंगे, मतलब आपको फाइनल एग्जाम पे बूस्ट मिलेगा। अभी वी विल शिफ्ट टू द मेंस पार्ट। मेंस के लिए, मेंस में आपको एक जीएस पार्ट रहता है, एक ऑप्शनल पार्ट रहता है। फर्स्टली वी विल डिस्कस जीएस पार्ट। उसके पहले ऐसे का भी बात कर लेते हैं। ऐसे में मेरा स्कोर अच्छा नहीं रहा है, मेरा हमेशा, मैं 105 से 95 तक मेरा स्कोर रेंज किया है। और इसके लिए मैंने बहुत ट्राई किया, मैंने विजन का भी क्लास लगाया था ऐसे का। फिर मैंने एडू केमी करके एक क्लास है उसका भी लगाया। लास्ट ईयर मैंने एक जवाद काजी करके सर है पुणे में, वो प्राइवेट लेते हैं, उनका भी लगाया ऑनलाइन।
बट मेरा स्कोर इस बार भी 90 ही रहा है। तो इससे पे मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा कि क्या वर्क करता है। बट मैं ये बोल सकता हूँ कि ऐसे में आपको एक जो अंडरस्टैंडिंग है जो टॉपिक की, वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है। एक क्योंकि मेरे जो फ्रेंड है, मैंने जिनका देखा है, वो सिंपल लैंग्वेज यूज करने के बाद भी अ, अच्छे स्कोर किया है उन्होंने। 130 के आसपास भी स्कोर आया है। तो आ सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट मुझे वर्क नहीं किया है। सो वी विल शिफ्ट टू GS1। GS1 में इस बार मेरे 92 मार्क्स आए, जो एक एवरेज और अबव एवरेज माने जा सकते हैं। और इस साल मैंने GS1 के लिए थोड़ा सा मोर एफर्ट डाला था, क्योंकि लास्ट मेंस में मेरी सिर्फ 78 थे GS1 में। तो लगभग 14 मार्क्स की इम्प्रूवमेंट है। तो मैंने राइट स्मार्ट करके शिविन सर का एक कोर्स आता है जो सारथी IAS में सिखाते हैं, वो फॉलो किया था। उन्होंने उसमें आंसर कैसे लिखने हैं, मोस्टली फॉर आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, इनके आंसर मैं जनरल टाइप का लिखता था, थोड़ा सा स्पेसिफिक लिखना चाहिए होता है, वो मुझे एक समझा। सेकंडली, मेरा हिस्ट्री हमेशा इतना अच्छा नहीं रहा है, तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी रिवाइज करने में GS1 के। तो मैंने इस बार पहले ही नोट्स बना के रखे थे कि एक माइक्रो नोट्स बना के रखे थे, मॉड स्पेक्ट्रम से भी, फिर आर्ट एंड कल्चर के लिए भी। 1 पेजर नोट्स जो बोलते हैं, हर सिलेबस के हर टॉपिक पे आपको एक नोट्स चाहिए, वो बना के रखे थे। एंड थर्डली, मैंने ज्योग्राफी के लिए इस बार हर क्वेश्चन में लगभग डायग्राम बनाई है, मैप बनाया है। और अभी एक साइक्लोन का भी क्वेश्चन था, उसमें भी मैंने एक डायग्राम बनाई है। तो ऐसी चीजें करने के बाद इस बार मेरा स्कोर इम्प्रूव हुआ है। और ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस बार सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। इस बार कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। लास्ट ईयर मेरा क्वेश्चन छूट गए थे 2 क्वेश्चन, और इस बार मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। इस बार मैंने प्रैक्टिस भी बहुत की थी GS1 के लिए। और सोर्सेस, आर्ट एंड कल्चर के लिए आपने नितिन सिंघाना पढ़ना है, उसमें से सारे चैप्टर नहीं पढ़ना है। जो मेन मेन टॉपिक है, उनकी एक लिस्ट आ जाती है, आप अगर गूगल पे सर्च करोगे तो कोई भी बताएगा, नहीं तो आप अपने क्लास के टीचर जो क्लासेस लगाए हैं उनके टीचर को पूछो, नहीं तो मैं ही अगले सेशन में बता दूंगा। और उसी चैप्टर के आपको एक 1 पेजर नोट्स बना लेने हैं। जैसे कि पेंटिंग टॉपिक है, उसका आपको 1 पेज के सारे पेंटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, जो आप लिख पाओगे। फिर बुद्धिज्म, जैनिज्म है, संगम लिटरेचर है, संगम पीरियड है, फिर सूफी मूवमेंट है, भक्ति मूवमेंट है, उनके बारे में आपको एक डिटेल होना चाहिए। अभी मेरे भक्ति मूवमेंट के नोट्स में मैंने इंट्रो में लिखा है भक्ति मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ। उसके बाद मैंने बॉडी में लिखा है कि कौन से सेंट का क्या क्या काम किया, और एक मैप बना दिया। उस किसी कौन से प्लेस पे कौन सा सेंट था, उन्होंने क्या काम किया, वो क्या करते थे, एक मैप पे मैंने दिखा दिया, मतलब मेरा जगह बच गई। उसके बाद मैंने उनके कुछ वर्क, उनके कंट्रीब्यूशन, उनका इन्फ्लुएंस क्या रहा इंडियन सोसाइटी पे, ये चीजें लिखी। और लास्ट में कंक्लूजन में हाउ दे आर स्टिल रिलेवेंट, ऐसा करके एक कंक्लूजन रिमार्क बना दिया। तो ऐसे इस टाइप के आपको नोट बनाए हैं। सेम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए तो स्पेक्ट्रम ही यूज करना है आपको। फिर नेक्स्ट सोसाइटी के लिए आपको किसी भी क्लासेस के नोट्स आते हैं, मैंने प्रहार यूज किया था जो ओनली का आता है नोट्स के लिए, उससे नोट बनाए थे। उसके बाद ज्योग्राफी के लिए आपको एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि ज्योग्राफी का सिलेबस लिमिटेड नहीं है। एंड जीसी लियोंग आपको एक वैल्यू एडिशन के लिए यूज करना है, जो आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही है उसके लिए जीसी लियोंग को यूज करना है, थोड़ा सा डीप में जाने के लिए। ये चीजें हैं। फिर GS2 पे आते हैं। GS2 में पॉलिटी के लिए आपको थोड़ा सा अभी लक्ष्मीकांत से बढ़कर करना पड़ेगा। उसके लिए आप किसी भी क्लासेस के नोट्स, प्लस आप किसी भी टॉपर के नोट्स और प्रहार जैसे बुक यूज कर सकते हो। मैंने भी प्रहार यूज किया था, क्योंकि इसमें आपको डाटा, केस स्टडीज, देन सुप्रीम कोर्ट केसेस, आपको आर्टिकल्स, ये सारी चीजें चाहिए। उसके बाद गवर्नेंस टॉपिक में आपको प्रहार से ही अच्छे से निकलेगा। और करंट अफेयर्स में जो आता है पार्ट, वो वैल्यू एडिशन करना है। थर्ड टॉपिक आता है
सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस के लिए आपको क्लासेस के नोट्स, प्रहार जैसा नोटबुक, जो करंट अफेयर में आते हैं टॉपिक, जैसे कि वुमन रिजर्वेशन और अनपेड वर्क, ये चीजें सारी। और इंटरनेशनल रिलेशन के लिए तो आपको फुल टू MN365 पे मैं तो रिलाई करता था, जो लास्ट के मंथ में आती है। तो आयर सिर्फ उससे ही करता था, मैं ज्यादा एक्स्ट्रा इफर्ट नहीं डाला आयर पे। GS3 में मेरा इस GS2 में मेरा 100 स्कोर है, जो बिलो एवरेज है मैं तो बोलूंगा, पर इतना भी बुरा नहीं है, पर 100 है। और ये 3 साल से मेरा कंटिन्यू 100 ही आ रहा है। इस साल मेरा GS3 में बहुत स्कोर इम्प्रूव हुआ है, और आई थिंक आई एम द वन ऑफ द टॉपर में हूँ मैं GS3 के। 108 मार्क्स है मुझे GS3 में, क्योंकि आप बाकियों के देखेंगे 85 टू 90 के रेंज में बाकी अटक गए हैं। तो मेरे इस बार मैं तो बोलूंगा कि बहुत गुड स्कोर है, क्योंकि मेरा लास्ट ईयर 76 स्कोर था। मेरी ये सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है इसमें, लगभग 33 मार्क्स 31 मार्क्स का। तो इसके लिए क्या किया था मैंने GS3 के लिए? GS3 के लिए मैंने बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग, बहुत कंटेंट एनरिचमेंट, जैसे कि मैं करंट अफेयर में न्यूज़पेपर में कोई भी डाटा आया, और कोई भी मंथली मैगजीन और PT 365 और मेन 365 में कोई भी नया डाटा आया, वो मैंने अपने नोट्स में ऐड किया। फिर कोई भी नई केस स्टडी आई, उसको मैंने बेस्ट एग्जांपल आया, उसको लिख लिया। फिर मैंने इंट्रो और कंक्लूजन के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशन ढूंढा, कुछ न्यू चीजें यूज करनी है, जो बाकी हर रोज अपन जो टेस्ट सीरीज में आते हैं उससे बढ़कर कुछ लिख सकते हैं क्या, वो किया। फिर मैंने जो आंसर राइटिंग के वक्त जो आपको बॉडी में लिखने रहते डायमेंशन, उनको मैक्सिमाइज करने का कोशिश किया। जैसे पेस्टल अप्रोच, एवरीबॉडी नोज पेस्टल अप्रोच, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, वो तो लिखना ही है आपको। और आपको इससे बढ़कर और एक अप्रोच, और डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच फाइंड करने हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, ग्लोबल प्रॉब्लम, ऐसे चीजें आपको डिवाइड करके आपको मोर मोर स्ट्रक्चर्ड बनाना है आपके आंसर्स को। ये राइट स्मार्ट जो कोर्स चलता है सारथी हाइस का, इससे ये चीजें बहुत मुझे क्लियर हुई थी कैसे यूज करना है। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मैंने तो नोट्स बना लिए रखे थे। एक शिविन सर का ही एक, उन्होंने खुद नोट्स बनाए हुए, वो आपको इंटरनेट में कहीं पे भी मिल जाएंगे, वो बहुत अच्छा सोर्स है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आपको NDMA की गाइडलाइंस देखनी है बस, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। और एनवायरनमेंट और साइंस के लिए आपको करंट अफेयर पे फुल टू डिपेंड होना है, क्योंकि बेसिक सोर्स की जरूरत नहीं रहती है। जैसे भी आप PYQ देखेंगे GS3 के, तो वो साइंस और एनवायरनमेंट के लिए मोस्टली, उसमें आपको न्यू न्यू चीजें पूछ रहे हैं वो, जो करंट बेस्ड है। तो आपको सिर्फ -365 पढ़ना है। और GS4 के लिए, इथिक्स के लिए मेरा लास्ट टाइम स्कोर 105 आया था, लास्ट टू लास्ट टाइम। उसके बाद मेरा स्कोर डीप हुआ 87 पे। तो मुझे समझा नहीं कि मेरा डीप क्यों हुआ था, पर इस बार मेरा वापस 107 आया, तो मैं इम्प्रूवमेंट किया हूँ। मैंने उसके लिए एक डिकोड इथिक्स करके बुक आता है, ब्लैक कलर का बुक रहता है, वो यूज किया था। और इस बार मैंने पीयूष सर का क्लास भी लगाया था वाजीराम में, जो इथिक्स पढ़ाते थे, पीयूष कुमार आई थिंक। और उनके नोट्स मैंने यूज किए थे, और प्रैक्टिस भी बहुत की थी मैंने इथिक्स के लिए। लगभग 8 पेपर लिखे थे फुल टेस्ट। इथिक्स में आपको आपका एक केस स्टडी और जो फुल फर्स्ट 13 क्वेश्चन रहते हैं, वो उसका बराबर कॉम्बिनेशन, टाइम मैनेजमेंट, ये सारे इशू आते हैं इथिक्स में, और वो आपको डीपली उसमें थोड़ा सा ड्वेल करके आपको आगे बढ़ना है। ये तो रिसोर्स लिस्ट होगी। मेंस के लिए पढ़ना कैसे है? मेंस में आपको एक अंडरस्टैंडिंग, एक क्लैरिटी चाहिए। सेकेंडली आपको नोट्स रेडी चाहिए आपके, 1 पेजर नोट्स, सिलेबस के हर टॉपिक पे, हर वर्ड के आपको नोट्स चाहिए। और वर्ड नोट्स कैसे बनाओगे? फर्स्टली इंट्रो में एक इनोवेटिव इंट्रो चाहिए आपको, जो करंट बेस हो सकता है, जो फैक्ट बेस हो सकता है, नहीं तो जो एक
डेफिनेशन बेस हो सकता है, ऐसी चीजें हैं। फिर बॉडी में आपको मल्टीपल डायमेंशन यूज करना है, ज्यादा से ज्यादा उसको डिवाइड करना है। स्टेक होल्डर अप्रोच रहता है, जो पेस्टल अप्रोच रहता है, नहीं तो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चरल अप्रोच मैंने जो बताया वो रहता है। ये चीजें आप यूज कर सकते हो। और कंक्लूजन में आपको एक फ्यूचरिस्टिक आउटलुक वाला कंक्लूजन देना है। और अभी भी कैसे रिलेवेंट है कोई चीज है, अगर हिस्ट्री का क्वेश्चन रहा, अगर इकोनॉमी का क्वेश्चन रहा तो क्या कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड टाइप का कंक्लूजन दे सकते हो। ये सारी चीजें आपके नोट्स में होनी चाहिए। थर्डली, आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मेंस के पेपर कंप्लीट होना इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क, और वो आपको होना चाहिए। उसके अलावा मेंस में आपको एक साथ 6 घंटा पेपर लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। 3 घंटा, उसके बाद 2 घंटे का गैप, और वापस 3 घंटा। ऐसी प्रैक्टिस आपको प्री और मेंस के बीच में प्रैक्टिस करनी चाहिए इस टाइप की, जिससे आपके प्रेशर भी ना बने और मेन एग्जाम में आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। ये मेंस के लिए हुआ। और अभी आंसर राइटिंग कब स्टार्ट करना है? आंसर राइटिंग आप प्रीलिम्स के आपका आपने अगर जून से पढ़ाई स्टार्ट की है तो आपने फर्स्टली इनिशियल फेज में जो बेसिक बुक्स पढ़े हैं, उसके बाद थोड़ा सा आपको एक आइडिया लगने लगा कि यूपीएससी में क्या पूछते हैं, तो आपको फिर नवंबर दिसंबर के मंथ्स में आप थोड़ी सी राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद जून में अपन वापस प्रीलिम्स पे आ जाएंगे, तो आप वो बाजू में रख सकते हो। वापस प्रीलिम्स के बाद फुल फ्लेश से आपको डेली आंसर राइटिंग करनी है। मैं भी डेली 5 to 6 आंसर लिखता था, और लास्ट में मैंने टेस्ट भी बहुत लिखे थे, फुल टेस्ट। तो इस हिसाब से आपने आंसर राइटिंग करनी चाहिए। और अभी वी विल शिफ्ट टू द ऑप्शनल। ऑप्शनल मेरा एंथ्रोपोलॉजी है, तो सब लोगों को ये यूटिलाइज इम्पोर्टेंट नहीं होगा, पर मैं ऑप्शनल के लिए एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बता देता हूँ कि ऑप्शनल के लिए आपको कोई भी चीज एक रट्टा नहीं मारना है। बिकॉज अभी मैंने जैसे भी ट्रेंड देखा है यूपीएससी का, वो मोर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे मार्क्स दे रहे हैं। जो खुद के लैंग्वेज में आंसर लिखेंगे उसको मार्क्स दे रहे हैं, ना कि बुकिश लैंग्वेज को मार्क्स दे रहे हैं। बट क्लासेस वाले वगैरह बताते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा थिंकर लिखने हैं। बट आई विल से थिंकर के साथ उन्होंने क्या दिया है, उनके थॉट्स क्या है एंड उनके कॉन्सेप्ट्स क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग अगर आपने शो की तो आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। इस बार मेरे आंसरों में 252 मार्क्स आए, बट इट इज इम्प्रूवमेंट, बिकॉज मेरे लास्ट ईयर तक 220 आते थे। तो इस बार मेरी 52 मार्क्स की इम्प्रूवमेंट हुई है। तो आई विल से मैंने यही चीज इम्प्रूव किया है, क्योंकि मैंने कंटेंट चेंज नहीं किया, बस मेरी अंडरस्टैंडिंग से खुद से आंसर लिखे, ना कि रट्टा मार के। तो ये चीज की है। ऑप्शनल के लिए सेम चीज आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको नोट्स बनाना है, आपको टेस्ट सीरीज लिखना है, बस। और ये तो मेन स्टेज हो गई। और इंटरव्यू स्टेज में आपको, मैंने इंटरव्यू के लिए तो, एक सेकेंड, इंटरव्यू के अपन बाद में आते हैं। फर्स्ट वी विल टेक अ क्वेश्चन। हाँ, एनसीईआरटी के लिए जैसे कि आप ज्योग्राफी के लिए नोट्स बना रहे हो, तो प्रीलिम्स के लिए आपको इसके शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने हैं, आपको मेंस के लिए उसके नोट्स बनाने हैं। जैसे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या रहता है, फिर और ट्रॉपिकल के साथ आपको फिर टेम्परेट साइक्लोन क्या रहते हैं, ये इसकी भी नोट्स चाहिए। ये सारी चीजें फिर एयर सर्कुलेशन कौन से टाइप के इंडिया में फॉलो करते हैं, वर्ल्ड ओवर कौन से फाउंड करते हैं, ये इस टाइप के आपको एक बेसिक नोट चाहिए। फिर सिलेबस में जैसे कि मेंशन है वोल्केनो, वोल्केनिज्म, अर्थक्वेक, उसके आपके उस नोट्स चाहिए कि अर्थक्वेक मतलब क्या, उसमें क्या क्या होता है, व्हाट आर इट्स इम्पैक्ट, उसको गवर्नमेंट के कोई अथॉरिटी है कैसे डिटेक्ट करते हैं, ये चीजें का आपका एक नोट्स चाहिए। उसके बाद
यस, मेंस के लिए आपको इंट्रो और कंक्लूजन रेडी होने चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम के टाइम पे जब आप पेपर लिख रहे हो तब आपको टाइम नहीं बचता है। वो 3 घंटे में आपको सिर्फ कंप्लीट पेपर कंप्लीट करने में आपको टाइम इतना लग जाता है कि आपको सोचने का टाइम नहीं मिलता है। तो अगर आपकी इंट्रो और कंक्लूजन रेडी रहेगी तो आप इजीली लिख सकते हो। आपको एग्जैक्ट तो इंट्रो यूज नहीं कर पाओगे, पर थोड़ा तोड़ मड़ोड़ के उसको यूज करना है आपको। व्हाट वाज माय मोटिवेशन? मोटिवेशन कुछ नहीं, मैं जॉब छोड़ के आता, वेल पेइंग जॉब था मेरा, पेट्रोलियम सेक्टर में तो इंजीनियरिंग किया है, तो मेरा उस फील्ड में जॉब था। दे वर पेइंग मी गुड, बट मुझे प्राइवेट सेक्टर का एक पसंद नहीं आया उनका वर्क फंक्शनिंग। एंड सेकेंडली, बचपन से मुझे बहुत सारे लोगों ने जो हेल्प की, तो मुझे ऐसा एक खुद पे एक ऐसा लगता था कि मैंने भी हेल्प करनी चाहिए, बिकॉज आई बिलोंग टू द रूरल बैकग्राउंड, और इतना भी अच्छा बैकग्राउंड नहीं रहा है मेरा फैमिली बैकग्राउंड। तो मैंने बहुत लोगों की, बहुत एनजीओज की हेल्प ली है। तो मैंने सोचा कि मेरा भी फर्ज बनता है कुछ हेल्प करो, और आई थिंक दिस वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन, और ये प्लेटफॉर्म तो यूपीएससी ने ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखा है। एंड सेकेंडली, द रिस्पेक्ट दिस सर्विस गॉट, रिस्पेक्ट जो चाहिए रहता है सबको एक समाज में, तो वो ये सर्विस देती है। एंड ऑल्सो इट वाज माय मदर्स ड्रीम ऑल्सो। तो ये सारी चीजें थी। अगर आपको जून से प्रिपरेशन करना है तो आपको 12 मंथ में कैसे प्रिपेयर करना है? आप अगर जून से स्टार्ट किए तो आपको फर्स्टली इनिशियली आपको एनसीईआरटीज पढ़ने हैं। मैं तो बोलूंगा कि 6 to 10 पढ़ने की जरूरत नहीं है, 11 12 के एनसीईआरटी उठाओ, आपको समझ में आ जाएंगे। उसके बाद जो मैंने बेसिक बुक्स बोले वो आपको पढ़ना है। ये इनिशियल 3 to 4 मंथ्स में आपको ये चीजें करनी है। नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में आपको ऑप्शनल पे फोकस करना है, और उसके बाद आपको प्रीलिम्स पे शिफ्ट होना है वापस। बट आई विल से कि 1 ईयर में प्रिपरेशन थोड़ा सा मुश्किल रहता है। अगर आप 1 to 1.5 ईयर्स आपको लगते हैं प्रिपरेशन के लिए, मैं तो बोलूंगा, क्योंकि ऑप्शनल आपको प्रिपेयर करेगा क्लास वाले, आपको 3 to 4 मंथ्स में सिखा देंगे। बट आपको उसके उस क्लासेस वालों ने जो नोट्स दिए हैं, फिर एक्स्ट्रा बुक से आपको नोट्स बनाने हैं, फिर वो नोट्स को रिवाइज करना है, और उसका नोट्स का रिवाइज करके आपको एक और शॉर्ट नोट बनाना है। ये प्रोसेस में आपको 6 to 7 मंथ लगते हैं। सेम चीज मेंस के लिए भी, जीएस के लिए भी, तो उसको भी आपको 6 to 7 मंथ लगते हैं। तो 1 ईयर तो इसमें ही चला गया। फिर आपको नेक्स्ट प्रीलिम्स के लिए वापस पढ़ना है, तो आपको 3 to 4 मंथ्स और लगते हैं। तो आई विल से आपने थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट करना चाहिए। जून के अलावा आपने फेब में स्टार्ट करना चाहिए। बट अगर जून में स्टार्ट किया तो फिर आपको 10 आवर्स की जगह 12 आवर्स देना पड़ेगा पढ़ाई, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। जो बच्चे 6 to 7 मंथ में, मैंने जो ऑप्शन बोला, वो आपको 4 to 5 मंथ्स में कवर करना पड़ेगा। सेम चीज फॉर मेंस, तो ये एक चीज करनी पड़ेगी। यस, प्री और मेंस की स्टडी, कुछ सब्जेक्ट कॉमन रहते हैं, तो उनका कैसे करना है? तो जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री, अब प्री और मेंस के लिए सेम चीज रहती है, बस डिमांड थोड़ी सी डिफरेंट है। सिमिलरली, इसलिए मैंने क्या किया था कि स्पेक्ट्रम में ही मैंने हाइलाइटर, दो अलग टाइप के हाइलाइटर यूज किए थे, जिससे एक मेंस वाला पार्ट और एक प्री वाला पार्ट। सेम चीज मैंने लक्ष्मीकांत में भी की थी, जैसे कि सेंटर स्टेट रिलेशन, ये चैप्टर्स थोड़े मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए नहीं। तो उस हिसाब से मैंने डिवाइड कर रखा था। और बाकी तो कॉमन, थोड़ा सा प्री के लिए मैं तो सब बोलते हैं कि साथ में पढ़ाई करनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि प्री का थोड़ा सा अप्रोच डिफरेंट है और मेंस का अप्रोच डिफरेंट है। तो और बुक्स भी थोड़े से डिफरेंट टाइप के यूज करने चाहिए। मेंस के लिए थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा सेल्फ मेड नोट्स यूज करने चाहिए। आंसर राइटिंग में पॉजिटिव अप्रोच कैसे लिखना चाहिए? ओके, आंसर राइटिंग में आपको पॉजिटिव अप्रोच मतलब गवर्नमेंट को आपको एक्स्ट्रा क्रिटिसाइज नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आपको हमेशा पॉजिटिव बताना है, गवर्नमेंट के लिमिटेशन भी बताने रहते हैं, बट आपको एक्स्ट्रा, और जब आप क्रिटिसिज्म भी बता दोगे उसके बाद आपको एक वे फॉरवर्ड दिखाना है, और एक फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन बताना है कि ऐसा किया तो गवर्नमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी, और
फंक्शन, ये इनिशिएटिव अच्छे से इम्प्लीमेंट होगा, ये दिस स्टेप वी शुड टेक, और इस कमिटी ने जो रिकमेंडेशन बताए वो फॉलो करने चाहिए, उससे हिसाब से अपन आगे जाएंगे। तो इससे पॉजिटिव अप्रोच दिखता है कि यू आर लुकिंग फ्यूचरिस्टिक, आप फ्यूचर में देख रहे हो कि कैसे गवर्नमेंट काम कर सकती है, ना कि सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहे हो। करंट अफेयर्स के लिए स्ट्रैटेजी। ओके, मैं जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मेरा प्री हर बार निकलता है बट मेंस नहीं निकलता। तो उसके चक्कर में क्या हुआ कि मैं एक साइकिल में अटक गया था, प्री और मेंस देता था, उसके बाद वापस मुझे 2 to 3 months मिलते थे इम्प्रूव करने, वापस प्री का पढ़ाई स्टार्ट करना पड़ता था। तो वो इस चक्कर में मैंने फिर डेढ़ मंथली मैगजीन पढ़ना छोड़ दिया था। मैं सिर्फ पीटी 365 और मैं 365 जो टाइम एग्जाम के पहले आता है उस पे पूरा फुल टू रेफर रिलाई किया, और आई थिंक वो भी काम कर जाता है, क्योंकि वो साल भर की जो आपके जो करंट अफेयर में आ रहे हैं उसका एक कंसाइज वर्जन रहता है, एंड दैट विल बी मोर सफिशिएंट। क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि यूपीएससी एक मोर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की एग्जाम रादर देन करंट अफेयर, और मोर यूपीएससी फोकस करती है स्टैटिक पे रादर देन करंट अफेयर्स पे। क्योंकि आप जो अगर मेंस के भी क्वेश्चन देखोगे तो 16 to 17 क्वेश्चन स्टैटिक से बनेंगे, 3 to 4 क्वेश्चन करंट से बनेंगे, जो कि मेंस 65 और पीटी 365 में कवर हो जाते हैं। व्हाट स्मार्ट वर्क यू डिड अपॉन फ्रॉम हार्ड वर्क। ओके, यूपीएससी में स्मार्ट वर्क भी आपको चाहिए, क्योंकि हार्ड वर्क सिर्फ काम नहीं करता है, आपको एक स्मार्ट वर्क मतलब आपको प्रॉपर डायरेक्शन चाहिए। जैसे कि प्रीलिम्स के लिए एक बेसिक बुक लिस्ट है, उसी को फॉलो करना है, किसी भी अदर बुक पे डाइवर्ट नहीं होना है, आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व करना है। ये इसको स्मार्ट वर्क बोल सकते हैं, क्योंकि ये आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन से जा रहे हो, टाइम कम लगेगा। मेंस में भी सेम चीज है, माइक्रो नोट्स बनाओगे तो टाइम कम लगेगा रिवाइज करने में, और एग्जाम के टाइम पे ज्यादा से ज्यादा याद कर पाओगे। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए, आपने थोड़ा सा आलस कर दिया, आपने बुक में हाईलाइट कर दिया मेंस के लिए, तो वो आपको बैकफायर करेगा टाइम पे, क्योंकि आप एग्जाम के टाइम पे वो रिवाइज नहीं कर पाओगे, रीड नहीं कर पाओगे चीजें। आप इथिक्स की स्टार्ट कब करना चाहिए? इथिक्स आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ इशू नहीं है। इथिक्स में आपको सारे चीज सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप कभी भी इनिशियल फेज में भी आप इथिक्स स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि इथिक्स में आपको एक आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग दिखानी है सोसाइटी के बारे में, आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं लगता है, तो इसलिए आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, आई विल से। यस, मैंने प्रिपरेशन में दिल्ली में सिर्फ लास्ट ईयर प्री के बाद गया था। उसके पहले मैं 3 साल मैंने घर पे रह के ही पढ़ाई की है, और लास्ट ईयर 1 ईयर सिर्फ मेंस की प्रिपरेशन के लिए गया था, और वो बेनिफिशियल रहा मेरे लिए, बिकॉज मैं यहाँ से नो आंसर लिख के भेजता था मेंस के टाइम पे, पर उधर से वो चेक होके बहुत डिले हो जाता था, कभी कभी 15 दिन 20 दिन तक चेक ही नहीं होते थे पेपर। तो फिर मैं फ्रस्ट्रेशन मुझे होता था कि पेपर क्यों चेक नहीं हो रहे, तो वो कुछ कुछ इश्यू आते हैं। तो आप उधर रहेंगे तो पर्सनली मिल भी सकते हो मेंटोर से, तो फायदा मेंस के टाइम आता है। प्री के पहले आपको जरूर जाने की जरूरत नहीं है, आई विल से। एसे एंड इथिक्स के लिए आपको थोड़ा सा फोकस देना चाहिए, आपने एसे के लिए टॉपर्स कॉपी पढ़ना चाहिए, और इथिक्स के लिए आप बेसिक बुक पढ़ो, और टॉपर्स आंसर कैसे लिखते हैं। अब मेंस के लिए मैंने और एक चीज बताऊंगा कि आपको टॉपर्स कॉपी एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपर्स कैसे आंसर लिखते हैं, उनका प्रेजेंटेशन स्किल कैसा है, उन्होंने इंट्रो और कंक्लूजन कैसे किया है, वो आपको जब समझेगा, आप जब ज्यादा से ज्यादा टॉपर्स के आंसर पढ़ोगे तब आपको समझेगा कि इस टाइप के लिखना चाहिए आंसर। मैंने भी बहुत सारे टॉपर को फॉलो किया, जैसे कि लास्ट ईयर अनिमेश प्रधान सर थे, उसके पहले श्रुति शर्मा मैम थी, उनके मैं सारे के सारे पेपर लगभग पढ़ रखे थे मैंने, उनके आंसर भी मेरे माइंड में फीड हो गए थे। तो इस हिसाब से आप भी किसी टॉपर के पेपर उठाओ, उसके प्रेजेंटेशन स्किल देखो, मोस्टली जो टॉप 100 में है उनके ही देखो, क्योंकि उनके अच्छे मार्क्स आए होंगे। अदरवाइज हर एक
सब्जेक्ट के टॉपर्स की भी देख सकते हो, जिनका स्कोर उस सब्जेक्ट में ज्यादा है, उससे समझेगा कि इस सब्जेक्ट की डिमांड क्या है। और यूपीएससी में आपको सबको पता है कि अप्स एंड डाउन रहते हैं, तो आपको उसके लिए आपके माइंड को प्रिपेयर रखना है, और आपको फैमिली को भी वही सब चीज समझानी कि एग्जाम प्रोसेस ही 1.5 साल चलती है, और उसके लिए प्रिपरेशन भी 1.5 साल 2 साल लगती है। तो स्टार्टिंग में आपको 3 to 4 years तो देने ही है प्रिपरेशन के साथ एग्जाम के। तो उस हिसाब से आपको माइंडसेट भी बनाना है, उस हिसाब से आपको इस फील्ड में भी एंट्री करनी है। करंट अफेयर 1 मंथ, एग्जाम के 1 मंथ पहले आपको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि लगभग पेपर बन जाता है, और जो ऑलरेडी रिपीटेड करंट अफेयर है वही चलते रहता है, क्यों न्यू चीजें इतनी आती नहीं है। कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आ गया तो आपको पढ़ना है, अदरवाइज आपको कुछ पढ़ना नहीं है। आपको न्यूज़पेपर बस लास्ट के 1 मंथ में आपको एक ब्रश अप करना है, एक बार वो सिर्फ हेडलाइन देखनी है, कुछ नया है कि नहीं उसके लिए। बाकी तो आपको करंट अफेयर छोड़ देना है। मतलब अभी 25 मई को एग्जाम है, तो आपको 1 मई से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ब्रश अप करना है फास्ट फास्ट में, हेडलाइन देखते हुए। अभी थोड़ा सा इंटरव्यू, should I include test series from multiple institute, my micro study plan also which, हाँ, फॉर आंसर राइटिंग इवोल्यूशन, इवोल्यूशन तो किसी भी इंस्टीट्यूट का बेट अच्छा नहीं है, मैं तो एक फ्रैंकली बता रहा हूँ आपको। आपको खुद से ही करना पड़ेगा, खुद को टॉपोस्कोपी इसलिए यूज, टॉपोस्कोपी यूज कैसे करना है मैं फर्स्ट वो बता देता हूँ। आपको पहले क्वेश्चन देखना है, खुद खुद उसका आंसर लिखना है, और उसके बाद वो टॉपर ने कैसे लिखा है, आपके और उसके आंसर में कितना डिफरेंस है, वो चीज देखनी है। ये स्टेप हो गई कि उसके बाद आपने टेस्ट सीरीज लगाई होगी किसी भी क्लास में, तो उसका जो आप पेपर लिखोगे, उसका फिर आपका आंसर मॉडल आंसर के साथ आपको चेक करना है। और इस हिसाब से मॉडल आंसर देखोगे तो फोरम की टेस्ट सीरीज सबसे बेटर रहती है, बट विजन की इज ऑल्सो गुड। नेक्स्ट टाइम्स का मैंने एक्सपीरियंस लिया नहीं, इसलिए मुझे पता नहीं है एग्जैक्ट कैसा रहता है, बट फोरम का आंसर मुझे एमजीपी करके जो कोर्स रहता है उसके सॉल्यूशन बहुत बढ़िया रहते हैं, तो वो मैं देखता था। हाँ, आंसर राइटिंग, यस, इनिशियल फेज में आपको खुद के आंसर पे डाउट होगा कि मैं अच्छा लिख रहा हूँ कि नहीं, इज इट वर्थ इट, मेरे को मार्क्स मिलेंगे कि नहीं। बट अगर अ, आप टॉपर्स कॉपी देखते रहेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपके आंसर इम्प्रूव होंगे। और किसी आप खुद के आंसर किसी सीनियर को दिखा सकते हैं, किसी टॉपर को दिखा सकते हैं, और किसी मेंटर को दिखा, पर्सनली जाके दिखा सकते हैं। उस हिसाब से आप थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। बट जो क्लासेस के होके जो वेवलेट होके आंसर आते हैं, उस पर फुल टू बिलीव नहीं कर सकते आप। बस वो प्रेजेंटेशन स्किल के बारे में जो बताते हैं वो चीजें आप फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज उनके कंटेंट और उसके इस पे आप रिलाई नहीं कर सकते। इसलिए मैं आई विल से मेंटरशिप वगैरह कुछ कोर्स होगा तो वो फॉलो कर लीजिए। अभी आई विल टॉक अबाउट समथिंग अबाउट इंटरव्यू। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन, हाउ टू टैकल योर बाउंसर मेंस क्वेश्चन। मेंस में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो आपको कुछ पता नहीं होगा, जैसे कि लास्ट टाइम ट्विस्टर करके आया था, आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट इट। ऐसी चीजें रहती है, तो आपको उसके आंसर कैसे करने हैं। तो आप जब डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं पता होंगे, बट आपका जो पेरिफेरल नॉलेज है उसको यूज करके आप 2 पेज आंसर लिख पाओगे कैसे भी करके। आपको थोड़ी सी जनरल चीजें बताओगे कि ये ट्विस्टर, मैंने भी इस बार वही किया, ट्विस्टर मतलब थोड़ा सा मुझे एक अंदाजा लग गया। मैंने हिंदी का ट्रांसलेशन देखा, मुझे अंदाजा लग गया कि थोड़ा सा एक सर्कुलर मूवमेंट वाला एयर का कुछ इश होगा, फिनोमेना। तो मैंने उसको साइक्लॉन्स जैसा रिलेट करके थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, थोड़ी सी डायग्राम भी बना दी, तो इस हिसाब से वो क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे, आप आंसर टेस्ट सीरीज लिखोगे, तो आपको ये चीजें बाउंसर हैंडल करना आ जाएगा। पहले वो डिफिकल्ट लगता है, पर जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी तब आ जाएगा, क्योंकि आपको 2 पेज भरने हैं।
जो रियलिस्टिक बात करें तो 2 पेज आपको फुल पेज भरने हैं। उसमें सारा चीजें आपको आती है ऐसी चीजें नहीं है। और किसी भी टॉपिक के आंसर देखोगे तो वो भी 100% नहीं रहते, उनको भी बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, उसके आंसर आपको एडजस्ट करने ही पड़ते हैं। इंटरव्यू के बारे में, इंटरव्यू की प्रिपरेशन, मेरा भी फर्स्ट टाइम इंटरव्यू था और मुझे 171 आया है। तो इट वाज नॉट अ बैड स्कोर, आल्सो गुड स्कोर, एक एवरेज स्कोर है। और इट्स आपको लिस्ट के अंदर लाने के लिए अच्छा स्कोर है 171। तो मैंने क्या किया था, मैंने बहुत सारे मॉक्स दिए थे, लगभग 15 to 20 मॉक्स दिए थे, बिकॉज मेरा इंटरव्यू लास्ट फेज में था, 26 मार्च को था। ऑल्सो इंटरव्यू के लिए हमने एक हमारा 6 to 7 पीपल का जो इंटरव्यू देने वाले बच्चे थे उनका एक ग्रुप बन गया था। हम डेली मॉक लेते थे खुद, वन एक मेंबर इंटरव्यू देता था और 5 to 6 मेंबर एक पैनल जैसे बैठते थे और उसको क्वेश्चन पूछते थे, वो आंसर देता था। इस हिसाब से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा था, हम स्पीकिंग स्किल बढ़े थे। और खुद मिरर के सामने भी प्रैक्टिस करता था मैं, तो उससे मेरा थोड़ा सा इंग्लिश इम्प्रूव हुआ था। क्योंकि आई बिलोंग टू द मराठी मीडियम, तो मेरा पढ़ाई वगैरह सब मराठी में हुआ है, तो मुझे थोड़ा इंग्लिश में ट्रांसलेट थोड़ा सा इशू होता था, बट वो मिरर प्रैक्टिस से निकल गया। और कॉन्फिडेंस, तो इंटरव्यू में बहुत थोड़ा सा डर लगता है, पर बाद में मैंने जब आप एंटर करते हो और जो चेयरमैन क्वेश्चन पूछना शुरू करता है, तो माइंड में मैंने बैठा लिया था कि दीज आर द सीनियर पीपल, उनको अपन ने रिस्पेक्ट देना है और रिस्पेक्ट से बात करनी है। जो पूछ रहे हैं उसका जो आपको जो ऑनेस्ट आंसर आ रहा है वो देना है। कुछ नई चीजें नहीं सोचनी है, एक्स्ट्रा मुझे कुछ एक्स्ट्रा इनोवेटिव करना है, ऐसे कुछ नहीं करना है। मुझे जो उन्होंने पूछा उसको ऑनेस्ट आंसर देना है और मेरी पर्सनैलिटी दिखानी है जो ऑनेस्टी है वो। और मैंने वही किया, तो मार्क्स भी मेरे एक 171, मतलब इतना भी बुरा स्कोर नहीं है, ऐसे है। मेरा बीबी स्वेन सर का बोर्ड था और मुझे मोस्टली मेरे डैब बेसिक इंटरव्यू गया। मैं एक्सपेक्ट थोड़े ज्यादा कर रहा था, बट वो तो है थे, सब लोग एक्सपेक्ट ज्यादा ही करते हैं। पर 171 इज गुड स्कोर फॉर मी। और नेक्स्ट टाइम मुझे अटेम्प्ट देना होगा तो मैं यही चीज पे काम करूंगा कि थोड़ा सा और जो मैंने जो चीजें फॉलो की, जैसे प्रीलिम्स के लिए जो फॉलो किया वो ही फॉलो करते रहूंगा। मेंस के लिए मैं थोड़ा और प्रैक्टिस करूंगा, थोड़ा और जो सब्जेक्ट में वीक लग रहा है, जैसे कि GS2 में मेरे 100 ही स्कोर आए, तो उसके लिए मेरे को 120 पे जाने के लिए एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा मेरे नोट्स में। ऐसी चीजें करूंगा। ऐसे के लिए कुछ तो और एक्स्ट्रा टॉपर से मैं सजेशन लूंगा। और इंटरव्यू के लिए भी जो मॉक इंटरव्यू दिए उस पर थोड़ा सा और रिफाइनमेंट लाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा और कम एंजाइटी से टैकल करने की कोशिश करूंगा। हम्म। अभी सिलेबस को कैसे कवर करें। सिलेबस में आपको इनिशियली जो बेसिक स्टैटिक सब्जेक्ट्स है, जैसे कि हिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इनके आपको नोट्स तो आपको आपके प्रीलिम्स के नॉलेज से और प्लस थोड़ा सा बेसिक बुक से बन जाएंगे। बट जो छोटे छोटे टॉपिक जैसे कि सोसाइटी, सोशल जस्टिस, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, इथिक्स, इनके आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो और वो नोट्स कहाँ से बनेंगे, एक प्रहार करके ओनली आज का बुक आता है उससे, नहीं तो फिर शून्य आयस करके एक इंस्टीट्यूशन है, वो जीएस के लिए स्पेशलिस्ट बुक निकालते हैं, उनके भी टॉपिक वाइज नोट्स बना के रखे, उसमें से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ये एक चीज है, इस टाइप से आपको सिलेबस भी कवर करना है और नोट्स भी बनाना है। और मेंस के लिए आपको नोट्स बनाने ही पड़ेंगे, मैं तो बोलूंगा डेफिनेटली। और यस, रिवीजन बोर लगता है। रिवीजन, यस, डेफिनेटली वही किताब पढ़ना है आपको बार बार, वो बोरिंग काम है। बट आपको ऐसा खुद को एक चीज याद रखना है कि यूपीएससी प्रिपरेशन आपको, अगर टॉपर बनना है तो आपको बोरिंग चीजें करनी पड़ेगी। आपको अगर आगे बढ़ना है, आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इस टाइप से है वो, आपको डिवोशन देना ही पड़ेगा, उसके बिना नहीं होगा।
और रिवीजन के लिए इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप किसी फ्रेंड के साथ रिवाइज कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो। और नहीं तो एक टाइम टेबल है, जैसे कि मैंने बना के रखा था, मैं हर संडे को रिवाइज करूंगा और बाकी टाइम पढ़ूंगा। तो इस टाइप का कुछ एक डिसिप्लिन बना लिया तो फिर वो बोरिंग नहीं लगता। मिस्टेक नेवर टू बी डन। हाँ, आई विल से आपने आपने कोई भी नई बुक उठानी नहीं चाहिए। हर सब्जेक्ट के लिए एक स्पेशलाइज बुक जो आपने पढ़ी है उसको ही रिवाइज करो, उस पर भी भरोसा रखो। हर बार नई नई बुक्स उठा के आप अपना ही आपका टाइम वेस्ट करोगे। और क्योंकि नई बुक उठाओगे, उसको पढ़ोगे, फिर उसकी रिवीजन के लिए और टाइम लगेगा। और यूपीएससी इज ऑल अबाउट टाइमिंग। आपको टाइम कंप्लीट नहीं पड़ता है पढ़ाई, क्योंकि करते ही रहनी पड़ती है और सिलेबस भी अनलिमिटेड है। तो ये चीजें तो है। हाउ टू चेक आंसर वेदर राइट और रॉन्ग? आंसर आप मॉडल आंसर से चेक कर सकते हो। आई विल से मैं तो वही करता था। और नहीं तो फिर किसी एक्सपर्ट को दिखाओ। आप आपका सीनियर होगा, आपका फ्रेंड होगा, उसको दिखाओ। ही विल चेक योर आंसर। वो कुछ इनपुट दे सकेगा। यूपीएससी के लिए कितने साल का करंट अफेयर पढ़ना चाहिए? आई विल से करंट अफेयर आपको सिर्फ एक साल पहले का ही पढ़ना चाहिए, और वो भी मेन 65 पीटी 365 में कवर होता है। नहीं तो अगर आप जून से पढ़ाई स्टार्ट करते हो तो आप जून से मंथली मैगजीन पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और उसमें भी जैसे मैंने बोला कि पर्टिकुलर टॉपिक को हाईलाइट करके आपको पढ़ना है, उस हिसाब से पढ़ना है, जैसे कि आपको रिवाइज करते वक्त वो टाइम बचे आपका। तो वो चीजें ध्यान में रख के पढ़ना है मंथली मैगजीन भी। क्योंकि सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं रहती, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको पीवाईक्यू से अंडरस्टैंड होगा कि ये चीजें इंपॉर्टेंट रहती है पीवाईक्यू में, जो जिस हिसाब से बताया। तो वो ही पढ़ना है आपको। यूपीएससी में न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो एडिटोरियल आते हैं उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। और जो डेली न्यूज़ आते हैं, कुछ केस स्टडी आते हैं, तो उसका आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो आंसर में। जैसे कि मैं एग्रीकल्चर में बहुत यूज करता था, बेस्ट केस स्टडी करके कुछ भी शिरपुर पैटर्न, रालेगांव सिद्धि मॉडल और हिवरे बाजार मॉडल, इस टाइप के जो एग्जाम्पल आते रहते हैं न्यूज़पेपर में, वो यूज कर सकता करता था। और उससे ही इथिक्स में इंडियन एक्सप्रेस का एक्सेलेंस अवार्ड मिलता है, तो हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मिलता है। तो मैं उनके नाम यूज करके इथिक्स में उनके एग्जाम्पल देता था। तो ये चीजें आप कर सकते हो। मैगजीन के लिए मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैंने मेन 65 और पीटी 65 यूज किया था। और ये यूपीएससी एक थोड़ा सा ऐसा बोल सकते हैं कि एक थोड़ा सा गैम्बलिंग है। थोड़ा सा रिस्क ले रहे हैं आप अपने लाइफ में। बिकॉज मैंने भी लिया, मैं जॉब अच्छे से जॉब में था, बट यूपीएससी के टर्न हुआ। थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट का डर लगता है। फिर प्लान बी क्या करना चाहिए। तो मेरा प्लान भी तो सिंपल था। मैं वापस प्राइवेट सेक्टर में जा सकता था और मास्टर्स के लिए जा सकता था। बट मैंने उस बारे में सोचा ही नहीं। मैंने सोचा कि मैं यूपीएससी करने आया हूँ, मुझे यही करना है। ये जब तक नहीं होता, जब तक मेरे अटेम्प्ट खत्म नहीं होते, तब तक मैं दूंगा। सिलेक्ट हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो मेरा लाइफ है ही आगे सा। और मैं तो बोलूंगा किसी भी जनरेशन, किसी भी बच्चे को, कि आपके 30 एज तक आपने कुछ भी जो भी करना है वो एक्सपेरिमेंट कर लीजिए अपने लाइफ में। उसके बाद आपने थोड़ा सा सेटल होने की कोशिश करनी है। 30 तक आपने अगर एक्सपेरिमेंट नहीं किए तो फिर बाद में आपको पछता होगा कि मैं ये कर लेता तो ये होगा, इस हिसाब से। तो मैंने भी वही सोच के रखा था कि 30 एज के पहले मुझे एक रैंक लानी है। उसके पहले नहीं हुआ तो फिर इट्स ओके, आई विल शिफ्ट टू द अदर प्लान। बट अभी 27 में ही मेरा हो गया तो आई एम हैप्पी। डिस्ट्रैक्शन, यस। दिल्ली में इस साल में दिल्ली में था मेंस की प्रिपरेशन के वो। तो डिस्ट्रैक्शन पता है मुझे, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है दिल्ली में भी है और हमारे घर पे भी है। जैसे कि फैमिली है, उनके गेट गेट टुगेदर रहते हैं, उनके मैरिजेस रहते हैं, फिर फैमिली को यूपीएससी के बारे में इतना पता नहीं रहता है।
उसका कितना घंटा पढ़ाई लगता है वो पता नहीं रहता है, उसका सीरियसनेस नहीं रहता है। ये चीजें है, पर खुद को सेल्फ डिसिप्लिन, मोटिवेशन, ये चीजें काम करेगी। मैं तो बोलूंगा कि डिसिप्लिन इज मोर इम्पोर्टेंट देन मोटिवेशन। एक खुद का टाइम टेबल बना लो। मैं जैसे करता था कि 8 बजे मुझे लाइब्रेरी पहुंचना है, मतलब पहुंचना है, और 11 बजे मुझे लाइब्रेरी से निकलना, मतलब निकलना है। मेरे को 6 आवर्स सोना है, मतलब सोना है। तो और जिस ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन मेरा फेसबुक इंस्टा सब बंद था। मैंने अभी इंस्टा चालू किया है। और जैसे कि मैं किसी फ्रेंड के बर्थडे में मैं नहीं गया, किसी मैरिज में नहीं गया। ये चीजें तो आपको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ता है प्रिपरेशन के लिए। अभी उसके बाद अभी रिजल्ट लगने के बाद मैं फुल टू एंजॉय कर रहा हूँ। तो आप वो सोच सकते हैं कि एक बार रिजल्ट लग जाए, उसके बाद आप जो चीजें आपको एक्सपेक्टेड आपको करनी है वो कर सकते हो। और आपको रिस्पेक्ट अलग मिलती है, वो अलग बात है रिजल्ट के बाद। और आखिर में कुछ टिप्स आई विल से, यूपीएससी में आपको खुद के साथ ऑनेस्ट रहना है। आप किसी के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे, खुद के लिए पढ़ाई कर रहे, खुद के प्रोग्रेस के लिए पढ़ाई कर रहे। और इस एक बार सिलेक्ट हो गए, उसके बाद आपके लाइफ में फिर आपके फैमिली का एक ये हो जाता है अपग्रेडेशन में, तो बोल दो प्रमोशन हो जाता है। क्योंकि सिर्फ आप एग्जाम नहीं देते रहो, आपकी फैमिली भी एग्जाम देती रहती है, ये चीजें। क्योंकि फैमिली सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने भी सहा रहता है, वो भी आपको सपोर्ट करते रहते हैं इस जर्नी में। So I will say this, and all the best. And if you have any doubt, then अभी chat पे पूछ लीजिए। बुक्स कितनी बार पढ़ना चाहिए? आई विल से, अगर लक्ष्मीकांत है तो आपको 4 to 5 रीडिंग इनिशियली चाहिए, एक बुक की फुल अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसमें भी 4 to 5 रीडिंग में भी फर्स्ट और सेकंड रीडिंग रहेगी, वो बहुत स्लो करनी है। हर चैप्टर को आपको एकदम अच्छे से समझना है, तब तक तक पढ़ते रहना है। आपको 20 to 25 डेज भी लग सकते हैं फर्स्ट रीडिंग को। उसके बाद आपको धीरे धीरे टाइम कम होते रहेगा, तो 4 to 5 रीडिंग इज मस्ट। उसके बाद थोड़ा सा और हर प्रीलिम्स की जैसे जैसे पास आएगी आपकी रीडिंग बढ़नी चाहिए। और आपका कंटेंट भी छोटा होगा क्योंकि आप हाईलाइट कर रहे हो। तो 10 रीडिंग्स आर गुड इनफ, आई विल से, फॉर पॉलिटी, लक्ष्मीकांत, फॉर स्पेक्ट्रम, इससे बड़ी बुक्स के लिए। बाकी ज्योग्राफी वगैरह के लिए आपको 5-5, 4 to 5 रीडिंग्स होनी चाहिए बुक्स के। और वो शुरुआत में ही टाइम लगता है, बाद में फास्ट हो जाता है वो चीजें। एनी फर्दर क्वेश्चन? 1 year डेडिकेटेड स्टडी सफिशिएंट है, बट आपको प्रॉपर पाथ पता है तो ही। नहीं तो फिर आपको थोड़ा सा और टाइम लग सकता है। जैसे कि मुझे पाथ पता नहीं था, मैं घर से रह के प्रिपेयर कर रहा था, थोड़ा सा इशू आया। बट अगर आपका फिर इसमें आपको 1 year में आपको क्लासेस भी अटेंड करने हैं, उसके फिर मेंटरशिप भी लेनी है, फिर आपको प्रैक्टिस भी करनी है। इस हिसाब से आपको सोचना है। अगर जैसे आप 7 मंथ तक 10 आंसर लिखते रहे, बहुत बहुत बढ़िया चीज है ये। अगर आप डेली 7 आंसर लिख रहे हो और ये 10 महीने तक कर रहे हो, तो और 7 मंथ तक आप डेली 10 आंसर लिख रहे हो, तो यू कैन बिकम अ AR1 ऑल्सो। इतनी डेडिकेशन से लिखना बहुत जरूरी है, और कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है। आई विल से, मैं तो नहीं कर पाया था, और आप कर पाओगे तो बहुत बढ़िया है। यस, इनिशियली आपको पता होना चाहिए कि ये एग्जाम डिमांड करती है मोर टाइम। और आपको प्री देने के पहले ही फुल्ली मेंस के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। जो मैंने गलती की, ये मैंने गलती की थी कि मेंस प्रिपेयर नहीं था, मेरा प्री हो रहा था, पर मेंस के लिए मैं फुल प्रिपेयर नहीं था। तो मैं बोलूंगा कि प्री देने के पहले आपका मेंस के सारे नोट्स रेडी चाहिए, उसकी एक बार रिवीजन हो जानी चाहिए। और आंसर राइटिंग भले ही ना की हो, बट उसकी रिवीजन तो होनी चाहिए।
तो ये चीज है, अगर ये चीज नहीं रही तो फिर आपके 1 साल के 5 साल कब हो जाएंगे आपको समझेगा नहीं। और ये एग्जाम डेफिनेटली डुएबल है, बट आई विल से टफ भी है। बिकॉज टफ इसके लिए नहीं कि एग्जाम में इतना बड़ा सिलेबस है और ये चीजें करनी पड़ती है, बट इसके लिए बिकॉज कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। और जब बच्चे, बाकी के बच्चे आपके कॉम्पिटिटर जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, वो एक्स्ट्रा चीजें कर रहे हैं, तो आपको भी वो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू विल लूज आउट ऑन दिस रेस। एनी फर्दर डाउट? और आपको किसी भी चीज के अगर डाउट हो तो यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन इंस्टा। मेरा इंस्टा आईडी है श्रितेश पटेल, SHRITESHPATEL। तो आप मुझसे जुड़ सकते हो। सॉरी, एमपी पीएससी के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो हमारे एमपीएससी रहता है, पर मैंने एक भी अटेम्प्ट दिया नहीं है एमपीएससी का, तो सॉरी उसके बारे में मुझे पता। सीसेट के लिए क्या करे हिंदी मीडियम? आई विल से आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस बहुत करनी चाहिए, आपको वो लैंग्वेज अंडरस्टैंड होने चाहिए। और ये चीज किसी आप हिंदी मीडियम के क्लासेस, आपने कोई सीसेट का क्लास ले रहा होगा उससे थोड़ा सा पूछना चाहिए। बिकॉज मैं एग्जैक्ट बता नहीं पाऊंगा, तो इसलिए मैं बता नहीं रहा। साइंस एंड टेक के लिए रिसोर्स, साइंस एंड टेक के लिए आपको कोई भी स्टैटिक सोर्स की जरूरत नहीं है। आप अगर क्वेश्चन देखोगे तो वो मोस्टली करंट बेस्ड है। तो आपको उसके लिए मेंस 365 और पीटी 365, प्रीलिम्स के पहले पीटी 365 और मेंस के पहले मेंस 365, इट्स मोर देन सफिशिएंट। और नहीं तो फिर मंथली मैगजीन। यस, अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हो और जिस एक दिन जो क्लास में पढ़ाया उसकी रिवीजन आपने आने के बाद तुरंत करनी चाहिए। जैसे कि मैंने इस बार मैंने फाउंडेशन कोर्स इस साल किया एंथ्रोपोलॉजी के लिए, लेवल अप आईएएस में मैंने किया। तो उससे मुझे ये फायदा हुआ कि मैं क्या करता था, क्लास होने के बाद, शाम को आने के बाद मैं उसका जो पढ़ा है उसका पूरी रिवीजन करता था, और उससे एक दो आंसर लिखने की कोशिश करता था। और नेक्स्ट डे मुझे वो चीजें याद रहती थी, और मैं अगले क्लास में जो हो रहा है उसको कनेक्ट कर पाता था इजीली। तो वो करना चाहिए डेली रिवीजन। और उसके बाद हर 2 हफ्ते बाद भी वापस एक बार रिवीजन करनी चाहिए। वो फिर वो आपके मेमोरी में फिट हो जाता है। सर मेरा मीडियम इंग्लिश था, फुल। 2026 के लिए आपकी स्ट्रेटेजी में स्पेसिफिकली हिंदी मीडियम के लिए नहीं बता पाऊंगा, बट 2026 के लिए आपने क्या करना चाहिए। अभी इनिशियली बेसिक बुक्स और थोड़ा सा ऑप्शनल। उसके बाद नवंबर दिसंबर तक आपका ये चीज खत्म होने के बाद 1 महीना तक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। उसके बाद प्रीलिम्स को लग जाना है, और प्री के बाद फुल मेंस टेस्ट सीरीज वगैरह लगा के प्री के बाद आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करना है। और ये अभी मैं जो बोला स्टैटिक बुक प्लस नोट्स बनाना मेंस के लिए, ये चीजें आपको नवंबर दिसंबर तक करनी है। आंसर राइटिंग फोबिया है क्या? ओ, आंसर राइटिंग का फोबिया रहता ही है, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हो। शून्य इसका डेली वन आंसर लिखने का एक प्रोग्राम है। डेली वो एक आंसर लिखना, और वो चेक करके देते हैं। उस ऐसे एक प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। उससे क्या, डेली एक ही आंसर लिखना है, तो आपका एक फोबिया चला जाएगा। नहीं तो फिर आप एक फुल फ्लेज टेस्ट सीरीज टाइप का कुछ लगा ले, तो उससे क्या होगा, आपने पैसे भरे तो आप एक मोटिवेटेड रहते कि अरे मैंने पैसे भरे हैं, मैं कुछ तो देना चाहिए, मैंने करना चाहिए, तो आप काम करते हो। मैं तो यही बोलूंगा। नहीं तो फिर आप एक ग्रुप बना लो 2 to 3 फ्रेंड्स का, जो आंसर राइटिंग लिख रहे हैं। अगर आपका थोड़ा सा डर लग रहा है तो फिर वो फ्रेंड पुश करेगा आपको, नहीं तो आप उसको पुश करो, ये चीजें करो। नोट मेकिंग कैसे करें सर? क्या प्री और मेंस की नोट्स अलग अलग बननी चाहिए? यस, प्री के लिए नोट्स तो बनाने की जरूरत नहीं है, मैं तो बोलूंगा बस हाईलाइट करो। मेंस के लिए आपको नोट्स बनाने की बहुत जरूरत है।
इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन के फॉर्मेट में। और आपको ये इस टाइप के नोट्स बहुत सारे टॉपर्स अभी अपलोड किए होंगे, उनके नोट्स आपको मिल जाएंगे, नहीं तो फिर श्रुति शर्मा मैम ने ऑलरेडी करके रखा है लास्ट टू लास्ट ईयर, उनके नोट्स आप रेफर कर सकते हो। I studied in Kannada medium. It is very difficult to understand English word. Can you give? Yes, initially मुझे भी बहुत प्रॉब्लम आती थी इंग्लिश वर्ड की, क्योंकि मैंने भी मराठी मीडियम में पढ़ा है। बट धीरे धीरे आपको एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी, तो इसलिए मैंने एक पाथ फॉलो कर लिया था कि मैंने अभी एडिटोरियल नहीं समझते होते मुझे हिंदी के, तो आई फॉलो दैट सुमित रेवरी सर ओनली आईएएस का क्लास। उससे मुझे फायदा हुआ कि मुझे एक अंडरस्टैंडिंग मिलने लगी, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अबाउट न्यूज क्या चल रहे हैं। उसके बाद मैंने धीरे धीरे खुद पढ़ना स्टार्ट किया, और वो मुझे फायदा हुआ। थोड़ा टाइम लगेगा बट इट विल, आपको इंग्लिश समझने लगेगी। यस, सब बोलते पीवाईक्यू देखना है, बट कैसे करें? आपको पीवाईक्यू अभी, फॉर एग्जांपल पॉलिटी के कुछ पीवाईक्यू हो गए, तो पार्लियामेंट का अगर चैप्टर आप देखोगे तो पार्लियामेंट से क्वेश्चन कुछ बनेंगे कि सेशन कब होता है, फिर टोटल मेंबर कितने होते हैं, उनका वोटिंग स्ट्रक्चर क्या रहता है, फिर बजट सेशन कैसे रहते हैं, मोशन डिफरेंट टाइप के मोशन रहते हैं, ये प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन बने। तो आपको ये टाइप के देखना है कि यूपीएससी के पीवाईक्यू में क्या क्या टाइप के क्वेश्चन पूछ चुके हैं पार्लियामेंट चैप्टर से। तो आप अगर उस पीवाईक्यू देखने के बाद पार्लियामेंट का चैप्टर पढ़ोगे तो आपको वो चीजें हाईलाइट होगी, और फिर वो आप उसको मोर फोकस्ड वे से पढ़ोगे पीवाईक्यू आपने पढ़े है इसलिए। बिकॉज नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप पढ़ रहे हो पर वो बहुत सारी मिस हो रही है आपको पढ़ते पढ़ते, आप उस पर इतना फोकस नहीं दे रहे हो। तो इसलिए हमें पीवाईक्यू पढ़ना चाहिए, उसको ही एनालिसिस बोलते हैं। और मेंस के लिए भी सेम चीज है कि किस, अब सिलेबस तो बहुत बड़ा है यूपीएससी मेंस का, बट आपको पीवाईक्यू से समझेगा कि अर्थक्वेक है, पर अर्थक्वेक में भी किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं उन्होंने, वोल्केनिज्म में तो वोल्केनिज्म पे भी किस टाइप के, किस लेवल तक उसका एक्सपांड कितने तक है, वो समझता है पीवाईक्यू से। अपने पीसीएस के एग्जाम दिया, सॉरी मैंने एक भी पीसीएस का एग्जाम दिया, मेरा फुल एक ही टारगेट था यूपीएससी। मैं थोड़ा सा, मुझे वो तब आइडिया नहीं था, मैं थोड़ा सा एमपीएससी को कम मानता था कि ये नीचे वाली पोस्ट मुझे करना ही नहीं, नहीं तो मेरा प्राइवेट सेक्टर में बेटर जॉब है। उस हिसाब से मैं लगा था यूपीएससी के लिए। आपके पास फुल ऑन डाउनलोडेड लेक्चर है टॉप कोचिंग के, बट फाइन टू वॉच 2020 बैच। तो आप अगर मॉडर्न हिस्ट्री, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट, मिडिवल, फिर ज्योग्राफी, ये स्टैटिक चीजें हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये स्टैटिक चीजें, इनमें इतना इनोवेटिव चीजें नहीं होती है। तो आप ये बैच जो आप लेक्चर डाउनलोड किए हैं वो देख सकते हो। बट जो न्यू चीजें जैसे इंटरनेशनल रिलेशन, फिर इंटरनल सिक्योरिटी, इनके लिए आपको ये चीजें लेक्चर देखने की कुछ काम के नहीं आएंगे, आपको नई चीजें देखनी पड़ेगी। इथिक्स भी आप देख सकते हैं, क्योंकि इथिक्स का भी सिलेबस चेंज नहीं होता है। इथिक्स के लिए आपको मैंने डिकोड इथिक्स करके बुक्स था वो पढ़ा था, और उससे बहुत फायदा हुआ था। उसके साथ मैंने इस साल पीयूष कुमार सर का भी क्लास किया था। और उसके साथ आप एक आंसर, एक लुकमैन आयस करके क्लास है, उसके मॉडल आंसर आते हैं, टेस्ट सीरीज और मॉडल आंसर। तो मैं मॉडल आंसर देख लेता था, एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती कि कैसे आंसर लिखना है, और वही फॉलो करता था। नहीं तो आप किसी टॉपर के उठा लो और वो कैसे आंसर लिखते हैं, जैसे कि विशाखा यादव मैम था, उनके पेपर है, उनके पेपर देख लो कैसे आंसर लिखना है, वो समझ जाएगा आपको। आर्ट एंड कल्चर, यस, मुझे भी बहुत डिफिकल्टी हुई, मैंने एनसीईआरटी पढ़ी नहीं आर्ट एंड कल्चर के लिए, क्योंकि मुझे बहुत टायरिंग लगता था वो। तो मैंने सीधा नितिन सिंघानिया उठाया, उसमें जो मेन मेन चैप्टर है उसके शॉर्ट नोट बना लिए, और वही रिवाइज किया, उसके अलावा कुछ रिवाइज नहीं किया मैंने। नोट्स कैसे बनाए मेंस के लिए, उसके लिए आप किसी भी टॉपर्स के नोट्स रेफर कर लीजिए। आपको इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन के फॉर्मेट में नोट्स चाहिए। और इनिशियल, अभी इसी लेक्चर में मैंने थोड़ा सा पहले बता दिया कि नोट्स कैसे बनाने चाहिए, एक एग्जांपल देके। इंटरनेशनल रिलेशन के लिए आपने, मैंने मेन 65 फुल उस पर डिपेंड रहो, उतना ही मोर देन सफिशिएंट है, बिकॉज 4 क्वेश्चन आते हैं, और आपको ना हिस्ट्री का पूछते हैं, ना जो पीछे हो चुका है वो पूछते हैं, आपको करंट का ही पूछेंगे, और उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मेन 65 में वो हिस्ट्री के लिए कवर हो जाता है।
सर लुकमैन आईएएस की इथिक्स कोर्स ज्वाइन करना, नो, जरूरी नहीं ज्वाइन करना, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री का आपको सिर्फ मॉडल आंसर चाहिए लुकमैन आईएएस के, तो वो किसी भी मार्केट में किसी भी बुक स्टोर पे मिल जाते हैं आपको दिल्ली वाले। और नहीं होगा तो आप इमेज रनर्स करके एक क्लास है, क्लास सॉरी, इमेज रनर्स करके एक बुक शॉप है दिल्ली में, उससे ऑर्डर कर सकते हो। मैं घर पे बैठ के उससे ऑर्डर करता था, वो बराबर भेज देते हैं। 2027 के लिए इंटरनेशनल रिलेशन के अभी क्या करना है? अभी आपने इंटरनेशनल रिलेशन करना ही, हाथ ही नहीं लगाना है, अभी बाकी सब्जेक्ट पढ़ो। और जब 2027 आएगा तब आपने आईआर के लिए करंट अफेयर मैगजीन पढ़ो, नहीं तो मेंस 65 पढ़ो। एनसीईआरटी स्टार्ट करने से पहले पीवाईक्यू कैसे पढ़े? मैं तो बोलूंगा वो आपको समझेगा नहीं, तो आपने थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ो, उसके बाद पीवाईक्यू एनालिसिस करो, और उसके बाद स्टैटिक बुक पढ़ो। आई विल से दैट, ये क्रम होना चाहिए। यस, पीवाईक्यू इज द, सब बोलते हैं कि एक बाइबल है, क्योंकि वो अंडर आपको एक लिमिट बता देता है कि यूपीएससी का भी सिलेबस एक लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड नहीं है। इसी दायरे में रहेगा, इसी दायरे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इस पे फोकस रहेगा। तो इसलिए पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते थे, उसी फॉर्मेट में आते रहते हैं। जैसे कि आप एग्रीकल्चर के क्वेश्चन देखोगे मेंस में, तो वही पीडीएस, फिर बफर स्टॉक, एमएसपी, इसके आजू बाजू ही घूमते रहता है। तो इसलिए कुछ ये चीजें मैटर नहीं करता है, पर आपको पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करना है। यस यस, मैंने इथिक्स के लिए पीयूष सर के क्लास किया था लास्ट ईयर, प्री और मेंस के बीच में, और वो बेनिफिशियल रहा मेरे लिए। मैंने नहीं बोल रहा कि सबने लगाना चाहिए, बट मेरा स्कोर अचानक डाउन हो गया था, मेरे 18 मार्क्स कम हो गए थे, 18 मार्क्स कम हो गए थे, मुझे समझ नहीं रहा था कि क्या मिस्टेक कर दी मैंने, इसलिए मैंने लगाया था, और बेनिफिशियल रहा मेरे लिए, मेरे मार्क्स वापस बढ़ गए। एनी मोर डाउट? एनसीईआरटी के लिए आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमी का वो एक मैक्रो इकोनॉमिक्स करके बुक एनसीईआरटी आती है, वो पढ़नी चाहिए। पॉलिटी के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के लिए बायोलॉजी के लास्ट के 4 चैप्टर पढ़ने की जरूरत है, वो 12th या 11 बायोलॉजी, आई हैव टू चेक दैट, वो आपने पढ़ने चाहिए। बाकी साइंस के लिए जरूरत नहीं, कुछ की भी जरूरत नहीं है आपको। यस, पीवाईक्यू एनालिसिस आपने 2013 के बाद के करने चाहिए, और अगर आपके पास टाइम कम है तो 2018 के बाद के करो। मैथ्स में आपको कम आता है तो 2026 अटेम्प्ट के लिए आपको मजबूत करना है, तो मैं तो आई विल सजेस्ट यू विल ज्वाइन, यू शुड ज्वाइन एनी क्लास, वहाँ पे बहुत सारे क्लासेस चल, जैसे कि आईएस सेतु है, फिर कोई आशीष गर्ग और समथिंग सर है, वो क्लासेस लेते हैं, तो आप किसी का भी ज्वाइन कर सकते हैं जो भी अच्छा है। किसी दोस्त से नहीं तो किसी उधर कलीग से पूछ लो कि विच क्लास इज बेटर फॉर सी सर, और वो ज्वाइन कर लो। लास्ट डे, यस, लास्ट डे में एंजाइटी रहती है, और यही एंजाइटी और फियर ही रीजन रहता है जिससे आपका सिलेक्शन नहीं होता है। खुद पे सेल्फ बिलीव करो को, ये खुद को बताओ कि मैंने साल भर पढ़ाई की है, आई वॉज ऑनेस्ट विथ माई सेल्फ, और एग्जाम में भी आपको फुल कॉन्फिडेंस से जाना है कि आई विल डू इट, और मेरा होने वाला है। इस माइंडसेट से जाओगे, और कुछ भी सिचुएशन हो, मुझे टैकल करना है, ये माइंडसेट से जाओगे तो हो जाएगा आपका प्रीलिम्स। डरना बिल्कुल नहीं है, ये सिंपल एग्जाम है, बाकी 10,000 बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, मतलब आप भी इतने भी, ये नहीं है कि आपने भी सीरियसली पढ़ा है, आपने भी फुल आपका इतना डिवोशन दिया है, तो हो जाएगा। वो सोचना ही नहीं है, डरना ही नहीं है। वाजीराम के फैकल्टी है ना पीयूष सर? आई थिंक वो पीयूष सर पूरा फैकल्टी नहीं है, वो आई थिंक हर हर वो इथिक्स के फैकल्टी है, वो अलग अलग जगह पे पढ़ाते रहते हैं।
वाजीराम के पहले उन्होंने आए सब में आई थिंक क्लास लिया था, उसके बाद वाजीराम में शिफ्ट हो गए। मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, आप देख लीजिए। अभी इस बार खुद का प्राइवेट क्लास ले रहे हैं या वाजीराम के साथ ही जुड़े हैं अभी तक। एथिक्स में प्रॉब्लम आ रही है। आई विल सजेस्ट यू शुड ज्वाइन एनी क्लास। पीयूष सर का ज्वाइन करो, नहीं तो फिर लुकमान आयस का क्लास है, अदरवाइज अदर भी क्लासेस है, वो देखो। और अगर आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम है तो फिर टॉपर्स कॉपी देखो और मॉडल आंसर देखो लुकमान आयस के। आई विल सजेस्ट दैट। यस, ऐसा होता है कि जब आंसर राइटिंग करते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको याद नहीं रहती। इसके लिए आपको टॉपर्स कॉपी देखना है कि वो कैसे मैनेज कर रहे हैं आंसर को, उनको भी सारी चीजें याद नहीं रहती है। इंट्रो में आपको एक डेफिनेशन वगैरह कुछ आ जाएगा और बॉडी में आपको फिर अटक जाते हो, तो इसके लिए वो जो बोलते हैं कि डायमेंशन में डिवाइड करना है, मल्टीपल डायमेंशन में, उससे क्या होता है आपका आंसर बड़ा भी लगता है और एक थोड़ा सा एक क्रिस्पनेस आता है उसमें। जैसे कि आर्ट एंड कल्चर के मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं हमेशा आंसर लिखता था तो मैं जनरली लिखता था कि ये आर्टिस्टिकली ब्यूटीफुल और ऐसी चीजें, जनरल चीजें लिखता था। बट इस बार मैंने क्या डिफरेंट किया कि मैंने आर्ट का कोई भी क्वेश्चन है उसको डिवाइड किया, विजुअल आर्ट, फिर परफॉर्मिंग आर्ट। परफॉर्मिंग आर्ट में भी मैंने डांस और फिर म्यूजिक ऐसी चीजें में डिवाइड किया। फिर तो इस हिसाब से आप अगर डिवाइड करोगे आंसर्स को तो उससे आपका आंसर बड़ा भी लगेगा, एक मोर होलिस्टिकली भी लगेगा। तो ये चीजें आपको राइट स्मार्ट जैसे कोर्स, नहीं तो टॉपर्स कॉपी पढ़ के आएगी। यस, प्रीलिम्स के पहले नींद आती नहीं है, तो प्रीलिम्स के एक दिन पहले आपने क्या करना है, 10-11 बजे तक आपको कुछ सो जाना चाहिए। टेंशन नहीं लेने का, हो जितना पढ़ा उतना मोर देन सफिशिएंट है, यही सोचने का। बिकॉज प्रीलिम्स के लिए एक सिलेबस थोड़ी है, एक लिमिट थोड़ी है कितना पढ़ सकते हैं। आपने जितना पढ़ा वही मोर देन सफिशिएंट है, उसी नॉलेज का यूज करके आप क्लियर कर सकते हो, ये आपको सोचना है। और नींद आती तो नहीं है, मैं भी उससे गुजर चुका हूँ। तो आप क्या करना है, सुबह अगले दिन जब आपको 2-3 घंटे की नींद होती है, जब आप उठोगे तो आपको प्राणायाम वगैरह कर लेना है, थोड़ा सा योगा करना है, मेडिटेशन करना है। उससे क्या होगा, आपका ब्रेन को थोड़ा सा स्टेबिलिटी आएगा। और फिर जीएस का पेपर दे के आना है, फिर थोड़ा सा वापस थोड़ा सा रिलैक्स होना है और फिर सीसैट का पेपर देना है। ये चीज करोगे तो आपका परफॉर्मेंस बेटर रहेगा। मैं ये चीज करता था, इसलिए मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आपको 620 मार्क्स आए फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो आपको 750 लेना है। तो आप अभी 620 से 750 के लिए आपको 130 प्लस का टारगेट है। आपको उसके लिए 130 प्लस के लिए आपको क्या करना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट का आपको वीकनेस देखना है, किस सब्जेक्ट में आपको कम आए और किस सब्जेक्ट में कितना इंप्रूव कर पाओगे आप। अगर ऐसे में आपको 90 मिला है तो आपने टारगेट रखना है कि मेरे 105 लाने हैं, 15 मार्क्स इंप्रूव यहाँ पे हो गए मेरे। फिर GS1 के इतने लाने हैं, और उस हिसाब से फिर हर सब्जेक्ट के लिए आपको प्लान रखना है। आपको देखना है कि मेरे नोट्स रेडी है कि नहीं, मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, मेरे आंसर राइटिंग है कि नहीं, मेरा नोट्स मुझे किसी गाइड की जरूरत है कि नहीं। तो उस हिसाब से आपको वो सब्जेक्ट में आगे बढ़ना है। जैसे कि मैंने GS3 में मुझे लग रहा था कि मैं 76 था, तो मुझे डायमेंशन की कमी थी, मुझे थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं किया था। तो मैंने इस बार वो चीजें की, बहुत सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग की, बहुत सारी डायमेंशन में डिवाइड करने की कोशिश की, इसलिए स्कोर इंप्रूव हुआ मेरा, 30 मार्क्स का इंप्रूव हुआ। तो अगर सब्जेक्ट वाइज आप फोकस करोगे तो आपके मार्क्स भी इंप्रूव होंगे। व्हाट आर द पर्सनल मेंटोरिंग कोचिंग अवेलेबल इन द मार्केट सर? इसका आइडिया एग्जैक्ट मुझे तो नहीं है, पर मैं भी स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं प्री के बाद अभी एक जाइस आईएएस करके उनको मैं ज्वाइन करने वाला हूँ, और उसके बाद भी मेरा फाउंडेशन कोर्स होने के बाद मैं वापस ओनली आईएएस को ज्वाइन करूंगा शायद। उन्होंने ऑफर दिया मुझे, तो एज अ पर्सनल मेंटर, तो उधर ज्वाइन कर सकते हो। नहीं तो फिर मार्केट में बहुत सारे हैं, किसी जेन्युइन मेंटर से आप देख लो। अभी मैं मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बट आई थिंक SOMP करके कोई क्लास है, उनका पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है। बट वो मोस्टली बहुत कॉस्टली रहता है, तो इसलिए मुझे पता नहीं।
आपको खुद की प्रोग्रेस ट्रैक करनी होगी तो आपने कोई टेस्ट सीरीज वगैरह लगा लो और उससे आंसर लिखो और थोड़ा सा उधर से आपको इनपुट लेते रहो कि और वो फॉलो करते रहो टाइम टेबल और टेस्ट सीरीज का। उससे क्या होगा कि आपका एक डिसिप्लिन बना रहेगा। जैसे प्राणायाम और मेडिटेशन बहुत काम करता है। मेरे सेकंड अटेम्प्ट में बहुत मेरा इशू हो गया था, क्योंकि मेरा घर से जो सेंटर रहता है, नियरेस्ट सेंटर, वो 5 आवर्स की डिस्टेंस पे प्रीलिम्स का। तो मुझे ट्रैवल करना पड़ता है। तो उस टाइम क्या हुआ, मेरी ट्रेन कैंसिल हो गई थी, तो मुझे रात में ट्रैवल करना पड़ा। मैं फुल नाइट ट्रैवल किया। उधर 5 बजे पहुंचा, 5 बजे से 7 बजे तक सोया मैं, और फिर सेंटर के लिए भागा। और 2 ही घंटे की नींद थी। सेंटर पे जाके मैंने मेडिटेशन और प्राणायाम किया, और उस साल मैंने फॉरेस्ट भी क्लियर हुआ था। तो ये चीजें रहती है। तो आपके खुद को, माइंड को आपको समझाना है कि इट्स मोर देन, आपने बहुत पढ़ाई भी की है, आपकी नींद भी अच्छे से हुए, थोड़ा सा झूठ बोलना है उसके साथ। कुछ नहीं, 2 घंटे का काम है। इस बार मैं अटेम्प्ट नहीं दे रहा हूँ, और मेरा ये फिफ्थ अटेम्प्ट था, और फिफ्थ मेंस भी था, बट मैं अटेम्प्ट इस बार में थोड़ा सा गैप ले रहा हूँ। मुझे अभी रैंक इम्प्रूव करना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, इसलिए अगले साल दूंगा। और थोड़ा अभी मेरे को लबसना अटेंड करना है, फाउंडेशन कोर्स करना है, तो इसके लिए रुका हूँ। ओके गाइस, बड़ा सेशन हो गया थोड़ा सा। और कुछ भी डाउट हो गए तो वापस मैं सेशन ले लूंगा, नहीं तो फिर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करके उस पे रिक्वेस्ट डाल दो कुछ डाउट का। मैं जैसे भी टाइम मिले तो ये कर दूंगा। अभी मैंने टेलीग्राम ओपन नहीं किया है चैनल, अगर किया तो मैं इनको बता दूंगा, ये अपलोड कर देंगे आपके इस वीडियो पे। यस यस, आई एम गोइंग टू लवासना फॉर फाउंडेशन। यस, जब सब्जेक्ट खत्म हो जाए उसका सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज, मतलब एक ऐसा ही जैसे आप पढ़े हो और उसको परफॉर्म करना है आपको, तो प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि आप, जैसे स्पोर्ट्स में भी वही होता है, आप थोड़ा सा सीखते हो, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, और उसको फाइनल कंपटीशन में आपको परफॉर्म करना है। सेम चीज है टेस्ट सीरीज भी, आप पढ़े हो, उसके बाद आपको लिखना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, और फाइनल परफॉर्मेंस के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हो। यस, इज इट अलाउड टू ज्वाइन एनी कोचिंग आफ्टर क्लियरिंग? ये नॉन रिम्यूनरेटरी बेसिस पे ज्वाइन करूंगा मैं आफ्टर फाउंडेशन कोर्स। बट बिफोर फाउंडेशन कोर्स, बिफोर ज्वाइनिंग, आई कैन डू। अभी जो मैं प्री के बाद जो मेंटरशिप लूंगा, वो उसको मैं अलाउ हूँ। बट उसके बाद जो करूंगा वो नॉन रिम्यूनरेटरी होगा। वो ऐसे ही मैं हेल्प के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी गाइडेंस की कमी थी। मैंने खुद से उनको जाके कॉल किया था कि मुझे भी हेल्प करनी है, तो उन्होंने ऑफर दे दिया। क्योंकि मुझे भी बहुत इशू आए थे। ये 5 अटेम्प्ट उसका ही परिणाम है, नहीं तो मैं सेकंड अटेम्प्ट में भी हो सकता था, क्योंकि मैंने एफर्ट तो डाला था, बट रिजल्ट नहीं आया था। ये चीजें रहती है। मैंने पिछले 4 अटेम्प्ट में क्या गलती की, मैंने फर्स्टली जो मैं साइकिल में अटक गया था, मेरा मेंस का फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं था। मेरे नोट्स रेडी नहीं थे, फिर ऑप्शनल भी मैंने कोई कोर्स वगैरह नहीं किया था। ऑप्शनल में अक्षत जैन करके एक बुक आता है, उसको ही रट्टा मार के मैं लिखता था आंसर, वो काम नहीं कर रहा था। तो इस बार मैंने फाउंडेशन कोर्स लगाया। 4th अटेम्प्ट के बाद मैंने फाउंडेशन कोर्स किया है ऑप्शनल का, जनवरी से मार्च तक। उसके बाद उसी नोट्स को मैंने भी रिवाइज किया, और इस साल, इस बिकॉज ऑफ दैट आई गॉट 30 मार्क्स इम्प्रूवमेंट इन ऑप्शनल। और मेरा हर बार 6 to 7 मार्क्स से ही मेंस रह रहा था, तो इसके लिए ऑप्शनल की वजह से भी बहुत हेल्प हुआ है। मैंने इस बार विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज ली थी, जो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में मिलती है हमको, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से। तो उसके लिए वो ली थी। बट फोरम आईएएस इज ऑल्सो गुड। फोरम और विजन ये दोनों स्टैंडर्ड है, तो दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। ओके देन गाइस,
लेट्स होप टू सी यू इन द सिलेक्टेड लिस्ट। और कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज डाल सकते हो, नहीं तो फिर इसी कमेंट में डालो, मैं आई विल फॉलो, ये फॉलो करते रहूँगा। मैंने प्रीलिम्स नासिक में दिया था और मेंस मुंबई में दिया था, लास्ट 4 अटेम्प्ट। इस अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स नासिक से दिया और मेंस दिल्ली में दिया। 25 अगस्त डेट आई है लवस में। प्री ना रुकी इसके लिए क्या करें, सिंसियर रहो, सेम बुक लिस्ट फॉलो करते रहो, रिवाइज करो और टेस्ट सीरीज लिखो और टेस्ट सीरीज का एनालिसिस प्रॉपर करो। ओके देन, कुछ भी डाउट हुआ तो इसी कमेंट सेक्शन में भी डाल दो, नहीं तो फिर मैं अगर टेलीग्राम चैनल खोलूंगा तो इसी पे लिंक आ जाएगी, नहीं तो फिर इंस्टा पे पूछते रहोगे। आई विल से दैट। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस। और खुद पे सेल्फ बिलीफ रखो, कॉन्फिडेंस रखो, कॉन्फिडेंस का गेम है ये। नो वरी नो वरी, कुछ भी डाउट हो पूछते रहो। मैंने भी आपके फेस से गया हूँ, मुझे भी हेल्प की बहुत जरूरत थी, तो इसलिए मैं हेल्प कर रहा हूँ। नो वरी, डाउट पूछते रहो, आई विल हेल्प। भले ही देर हो जाए रिप्लाई करने में, बट इट्स ओके।